अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में परवरदिगार फरमाता है, अलम नजअलहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन। क्या मैंने तुम्हें दो आँखों के तोहफे से नहीं नवाजा और एक ज़बान और दो होठों से, और फिर तुम्हें रास्तों की हिदायत कर दी। ये सारी तोहफे और इनामात व इकरामात का बयान परवरदिगार आँखों से शुरू करता है। इससे महसूस ये होता है कि ये कोई ख़ास परवरदिगार की इनायत है, या फिर इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह इतना ख़ास है कि जिसके ऊपर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कभी वक़्त हुआ तो हम इसकी ऊपर तहकीक भी ज़रूर करेंगे और आपके सामने वो मालूमात भी ज़रूर लाएँगे। फ़िलहाल हम ये जान लेते हैं कि आँखों की हिफ़ाज़त किस तरीके से की जाए, उससे मुंसलिक बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं और किन वजूहात की बिना पर वो बीमारियाँ पेश आ जाती हैं। आँखों की सेहत के हवाले से हमने आज एक निहायत ही नामवर स्पेशलिस्ट को अपने पास मदऊ किया है। आइए जानते हैं कि हम आँखों की सेहत की हिफाज़त किस तरह कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर शाहाबुल हसन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। सर आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू बहुत वेरी मच। मेहरबानी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सर एब्सोल्युटली माय प्लेज़र। सर आपके आई डिपार्टमेंट में आपके पास अक्सर जो लोग तशरीफ़ लाते हैं उनकी अक्सर क्या शिकायत होती हैं? ज़्यादातर हमारा जो क्लिनिक होता है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो जनाब इस वजह से आते हैं कि उनको नज़र कम आ रहा है। हुँ, हुँ। अब मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे 8 से 10 साल के बच्चे जो हैं उनमें नज़र की कमी की वजह चश्मे का नंबर होता है आम तौर पे। उसके बाद जब 40 साल में कोई पहुँचता है उसको अमूमी तौर पे शिकायत होती है करीब नज़र आने में, तो वो 40वें साल जब गुज़ारते हैं उम्र, उसके साथ-साथ हमारी करीब की नज़र जो है वो ख़राब होती चली जाती है। और फिर 60 साल के आस-पास जो हमारे पास लोग आते हैं उनमें फिर मोतिये की शिकायत है। तो जो मेन कंप्लेन है वो सबसे ज़्यादातर लोगों में नज़र कम आना। सर, चूँकि आपने कहा ये बच्चों में भी ये मामला है, बड़ों में भी ये मामला है। अच्छा, जहाँ तक मेरा सर मेरी डेंटिस्ट्री का ताल्लुक है, या मैं जहाँ तक फ़हम रखता हूँ मेडिसिन के हवाले से, मुझे एक बात रियलाइज़ हुई है कि परवरदिगार ने हमारे अंदर एक अलार्म सिस्टम रखा है जो कि हमें पहले से ही जो है वो आगाही देना शुरू कर देता है। तो सर क्या कोई ऐसी इंडिकेशंस हमारे जिस्म या हमारी आँखें हमें देना शुरू कर देती हैं इब्तिदाई मराहिल में कि तुम्हारे साथ मसला शुरू हो गया है, अभी ही इसको एड्रेस करा लो, तो जितना जल्दी एड्रेस कराओगे उतना तुम्हारी सेहत बच जाएगी? ऐसे कोई इंडिकेटर्स अगर आप बता सकें सर? जहाँ तक नज़र की कमी का ताल्लुक है, तो वो बच्चा जो 8 या 10 साल का है, उसमें ये चीज़ पिक होना मुश्किल है। हुँ, हुँ। उसकी वजह क्या है जनाब कि आपको शायद याद हो, आप तो खैर उम्र मुझसे काफ़ी छोटे हैं। हमारे ज़माने में जो एक्टिविटीज़ बच्चों की होती थी, वो डिस्टेंट डिपेंडेंट होती। हमारे स्पोर्ट्स क्रिकेट हो गई जो बहुत खेली जी जाती थी, सर, जी। उसमें हमें बाउंड्री पे खड़ा कर दिया, हुँ, दूर से कोई चीज़ देखने को मिल गई। क्लासरूम्स हमारे बहुत बड़े-बड़े होते थे, कम से कम कोई 40-50 बच्चे क्लास में होते थे। तो और मिस भी वो ब्लैक बोर्ड होता था, इट्स नॉट लाइक अ व्हाइट बोर्ड जो आजकल हमारे बच्चों के क्लास में होता है। ओके, तो उस वक़्त डिस्टेंट डिपेंडेंट थी, तो मेरे साथ का जो दोस्त है उसको नज़र आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, दैट वाज़ एन अलार्मिंग थिंग। ओके, आजकल बच्चों में ये हो गया कि उनके पहली बात क्लासरूम्स कंपैरेटिवली छोटे हैं। राइट, दूसरी ये कि उनके पास व्हाइट बोर्ड्स हैं। ओके। और सर इसमें इज़ाफ़ा कर दूँ, जी, सिंस आई आल्सो टीच एट अ स्कूल, तो अब तो प्रोजेक्टर में बात चली जाती जनाब, है। ठीक है ना? तो प्रोजेक्टर फिर भी बता देता है। ओके, अच्छा, अब प्रोजेक्टर वाले स्कूल्स कितने होंगे 100 में से? आई थिंक बहुत 6-8 जी, 9, बिल्कुल। ठीक। लेकिन अब क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पे जो मार्कर मिस या सर यूज़ कर रहे हैं वो हाई कंट्रास्ट है। मैं ओके, बताना क्या चाह रहा हूँ आपको जी प्लीज़। कि पता ही नहीं चलता बच्चे को कि उसको नज़र कम आ रहा ओके, है। रेड, ग्रीन, ब्लैक ये मार्कर्स हैं, तो ओके, बड़े आराम से आप पिक कर सकते हैं। राइट, और बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हो गई? हुँ, मोबाइल। राइट, तो उसकी डिस्टेंट डिपेंडेंट एक्टिविटी कम हो गई। ओके सर। अब सर ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि 4 साल से 5 साल जब बच्चा हुँ, चीज़ें पिक करना शुरू कर दे, उसको आइडेंटिफिकेशन आ जाए अल्फ़ाबेट्स की या पिक्चर्स की, क्योंकि क्लिनिक्स में सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स ही नहीं होते, पिक्चर्स भी होती हैं। तो वहाँ पर आप उसका 4-6 साल में क्लिनिक से एक एग्ज़ामिनेशन करवा दें। बेहतर है कि ऑप्टिशियंस हमारे बहुत अच्छे हैं जो बाकी होते हैं, लेकिन बेहतर है चश्मे की दुकान पे जाके चश्मे का नंबर चेक ना कराएँ। हुँ, हुँ, आप किसी क्लिनिक में वहाँ जाके बच्चे की नज़र चेक करा लें। तो ये तो थी उसके लिए कि जिसमें एक हम बच्चे की बात करें, उस बेचारे को पता ही नहीं कि उसको इतने नज़र आता है, क्योंकि पहली बार बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं इनका 2.5 नंबर या 3 नंबर होता है हुँ, हुँ, और उनसे आप पूछते हैं कि बेटा आपको पता ही नहीं चला? कह रहे नहीं, पता ही नहीं चलता। ओके, तो वो तो हो गई। अब अगर एक आदमी जो 40 साल पे, तो उसके पास तो प्रीवियस एक्सपीरियंस मौजूद है, हुँ, हुँ, तो उनको तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो वो करीब में मोबाइल देखना प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो हो गई करीब की दुश्वारी। हुँ, हुँ, और दूर की दुश्वारी भी आ जाती है कि जब नॉर्मली आप पहले बैठ के टीवी देख लेते थे, हुँ, स्कोर देख लेते थे, नीचे जो बुलेटिन चल रहा होता है वो देख लेते थे, वो नहीं हो पा रहा अगर किसी पेशेंट को, तो फिर वो आके दिखा सकता है।
और उम्र रसीदा लोगों के साथ तो ये है कि जनाब उनको 55-60 साल के बाद मोतिया बनना, कैटरेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो इनएविटेबल तो होगा, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं, उनको ऑपरेशन जरूरत पड़ेगी। वक्त के साथ साथ साल भर में एक मुआयना करवाते रहा करें बस। बहुत खूब। सर एक यहाँ पे छोटा सा इजाफा तो नहीं, आपके सामने आप तो कुछ बताना तो ज़ाहिर है सूरज को रोशनी दिलाने का मानंद है, मगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में सर आपको बताऊं कि मैंने कुछ चीज़ें यूँ की नोट की, सिंस मैंने कहा कि सर सुबह में आई एम विजिटिंग फैकल्टी एट स्कूल आल्सो, ओके वेरी एलिटिस्ट स्कूल यू कैन से, मगर उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चे अगर कोई यूँ कर रहा हो कि कोई बच्चा बता रहा हो सर मुझे ना बहुत सर में बहुत दर्द रहने लगा है, अक्सर कुलीग्स भी इस तरह की बात करते हैं, मैं बहुत सर में दर्द रहने लगा है, या मैं किसी बच्चे को यूँ करते हुए अक्सर देखता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ जाके आई टेस्ट कराओ और हमेशा वो डेफिशिएंट आया है। सो डू यू थिंक सर दीज़ आर अ फ्यू इंडिकेटर्स व्हिच वी कैन हैव अ लुक ऑन? जनाब आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बात थी, तो नाराज मत होइएगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। खैर, so that was a bouncer। तो अच्छा, अब होता क्या है कि अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि बेटा लाइट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ, सब कहते हैं रे, नो, लाइट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ बीम। बीम इज कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल रेज राइट। फ्रॉम 180, 90, 45, 145, 135, ठीक है ना सर? तो आपने जो बात की एग्जैक्टली सही कहा कि बच्चे को ना जो ये लाइट सारी ना ये क्लियर नहीं है, जब वो यूं करता है ना तो उसकी ये लाइट्स आती हैं और ये निगेट कर देता है, तो ही ट्राइज टू सी थिंग्स क्लियरली। और कोई बच्चा दूर करीब जाके टीवी देख रहा है, हम कहते हैं ना वो करीब से टीवी देखकर नंबर आ गया, वो भाई उसको दूर से नजर ही नहीं आता था, तो करीब गया था वो। और सर में दर्द, बिल्कुल सर में दर्द बच्चों को होता है, बच्चों को जो सर में दर्द होता है उसमें अमूमी तौर पे नंबर्स भी होते हैं, मगर कभी कभार उनके मसल्स की वीकनेस भी होती है। और सर में दर्द जो हम नियर 40s होते हैं ना, जो कंप्यूटर पे लैपटॉप बैठे हुए होते हैं, उनको सर में दर्द का बहुत जो है अगर आ रहा है, कंप्लेन्स आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यस दे माइट हैव अ नंबर। सही। और सर एक मरतबा कहीं इत्तेफाक से परवरदिगार का शुक्रिया कि मुझे पढ़ने को मिल गया कि देयर शुड बी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड व्हाटएवर यू आर रीडिंग। डू यू अफर्म दैट? रफली 33 सेंटीमीटर, 33। 33 सेंटीमीटर व्हिच जस्ट मींस कि दिस इज द बुक कि मैं इस तरह पढूं। अगर मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, बच्चे मैंने यूं भी देखे हैं, मतलब पोस्चर शुड बी करेक्ट व्हाइल यू आर रीडिंग। सही। और अगर इस पे नहीं आ रहा तो यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। सही। अच्छा, ये तो आपने बताया कि क्या डिस्टेंस होना चाहिए। जी। हो ये रहा है कि ये जो हेड डाउन पोस्चर होता है ना, जी ये बिल्कुल चश्मे का नंबर लेके आता है। बिल्कुल ठीक। अब हेड डाउन पोस्चर एंड कांस्टेंट नियर रीडिंग, राइट सर। तो जनाब अगर आप देखें तो हमारे जो हुफाज कराम होते हैं अमूमी तौर पर चश्मा पहनते हैं, बिल्कुल क्योंकि उनका जो मुताला है वो बहुत देर तक होता है, कांस्टेंट हेड डाउन और उनकी क्लोज वर्क। लेकिन सर अब ये हो गया कि जो मोबाइल यूजर्स हमारे पास आ गए बच्चे, कोई मोबाइल यूं तो यूज करता नहीं है, एवरीवन इज लाइक दिस। तो ये जो हेड डाउन पोस्चर और नियर वर्क, ये दोनों चीजें हम अपने साल 1.5 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग नंबर इज क्वाइट हाई। अच्छा, इफ दैट वुड हैव बीन रिवर्स, लेट्स सपोज कि मैं कोई स्क्रीन इस तरह देखता हूँ, नो मैटर नियर, क्या डिफरेंस बनेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप टीके लगा लीजिए, उसको 6 घंटे टीवी दिखाइए, उसको कोई चश्मे का नंबर नहीं आएगा। सर मुझे ये बताइएगा कि किस एज से हम बच्चे को कोई स्क्रीन दे सकते हैं, बिकॉज एक तो सर चेंजिंग टाइम्स हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह सब कुछ स्क्रीन पे ही होनी है, मैं उसको शायद रिड्यूस कर सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल इरेडिकेट उसकी लाइफ से स्क्रीन अब नहीं कर सकता। तो सर कौन सी उम्र ऐसी है कि जिसमें मैं समझूं कि चलो अब स्क्रीन टाइम से इसको एक्सपोज कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपने स्क्रीन देना ही है, ठीक है, पढ़ने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अब तो बच्चों के कजन्स एक यहाँ है तो एक दूसरे मुल्क में, दूसरे बर्र-ए-आज़म में होगा, तो ऐसों को आप क्या कीजिए कि आप टीवी पे चले जाए। ओके। अब आजकल जितनी एंटरटेनमेंट्स हैं वो सब के सब मल्टीमीडिया के थ्रू आपकी टीवी पे आ जाती हैं। राइट सर। टीवी इज द बेस्ट डिस्टेंस है इसलिए। जनाब, और डायरेक्ट है, आपको हेड डाउन नहीं करना पड़ा। ओके सर। उसके बाद और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है डेस्कटॉप, अगेन डिस्टेंस आ गया। राइट सर। तीसरा हो रहा है लैपटॉप, राइट सर। फिर डिस्टेंस आ गया, फिर एक पोस्चर आ गया। फिर अगर ये चीजें भी मौजूद नहीं, ठीक है, एक घर है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम सब ताल्लुक हैं अमूमी तौर पे, उसके पास उसके वहां पे घर पे 3 बच्चे हैं, तो वो 3 लैपटॉप लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, फिर आप मोबाइल ले लें, फिर आप स्टैंड्स ले लें, असली ट्राइपॉड स्टैंड्स ले लें, उस पे आप चीजें सेट कर दीजिए कि भाई ठीक है, उस पे देख लो। जितना कम से कम हो सके, मैंने फिर गुजारिश की, हेड डाउन पोस्चर नियर, इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मजबूरी है तो जितना कम से कम करें, और ऐसा करें कि एक्टिविटीज डिवाइडेड करें। मतलब एक बच्चे ने अगर आधा घंटा काम किया है, 20 मिनट काम किया, तो ब्रेक कर दें। ये मुसलसल हेड डाउन रहता है ना, ये फिर उसको कांस्टेंट कहना चाहिए कि स्टिमुलस दे रहा होता है कि जनाब चश्मे के नंबर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उस टाइम को ब्रेक कर दें। ये तो बिल्कुल मैं आपको लास्ट
ऑप्शन बता रहा हूँ। राइट। अच्छा, इसके साथ ही जब आप हेड डाउन की बात करें, वो कितने ज़्यादा नेक प्रॉब्लम्स आता है, कितने ज़्यादा बैक प्रॉब्लम्स आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंटली टू बी नोन बाय द पब्लिक। राइट सर, इसी हवाले से मुझे ये बताइए कि सर ये कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज़ होती है और कितना इम्पैक्टफुल होती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, किस वजह की बुनियाद पर ये हो जाती है, क्या माजरा होता है? ठीक है। सर बेसिकली हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। राइट। अब अगर कोई शख्स, वैसे बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी गुज़ार चुके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बता रहा हूँ, इत्तेफ़ाक मेरा बाहर जाने का हुआ, तो वहाँ पर एक वो सच वाक़या बता रहा हूँ, मेरे साथ ही जो हायर हुआ था लड़का, वो जूनियर था, वो इंडियन था। तो मुझसे कहने लगा कि आपको पता है शाह भाई एपीआई यहाँ पे कितना कम है? मैंने कहा वो क्या होता है? तो कहने लगे एयर पोल्यूशन इंडेक्स। अच्छा, मुझे उस दिन पता चला कि एपीआई भी कुछ चीज़ है। तो हम कराची में रह रहे हैं या हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हमें ये पता ही नहीं कि चीज़ें होती क्या हैं। तो जो लोग वैसे एयर भी बता दें कौन सा साल था ये जो और छोड़ो सर, वो बुढ़ापा ये सब छोड़ रहे हैं, क्या बताऊँ। तो ख़ैर काफ़ी बार भी कुछ सालों पहले ही मुझे पता चला, तो इंसान नई चीज़ें सीखता रहता है ना, और जूनियर से ज़्यादा सीखता है। तो बेसिकली एक बच्चा अगर बचपन से ही रेड कलर नहीं देख रहा, उसको पता ही नहीं कि रेड कलर क्या होता है। वो उसको शेड्स ऑफ सम लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कलर ब्लाइंड मतलब किस लेवल का है। कभी माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी बहुत सीवियर होता है। तो उन बच्चों को बचपन से पता ही नहीं होता। तो बल्कि बहुत से लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो पता चलता है, अच्छा ये कलर है, नहीं मैं तो इस पे देख रहा हूँ। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज अब ये शुरू कर दी उन्होंने कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा है या इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वालों को तो खास तौर पे आके वो चेक करवाते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि इनकी वायर्स रेड और ग्रीन होती हैं। तो बस एक बात जो हमने बीइंग मुस्लिम सीखी कि अल्लाह ने किसी को किसी से कम नहीं बनाया। बेशक। अगर एक चीज है कंपैरेटिवली कम, तो उसको दूसरे में ज्यादा होगी। तो रेड ग्रीन ब्लू का कतई तौर पर वो ये ना समझे कि उसमें जिंदगी में कुछ मिस हो गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, दे आर डिफरेंट फील्ड्स कि जिसमें वो ज्यादा अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे कि जहां पर उसने अपने प्रोफेशन को उन कलर डिपेंडेंसी के ऊपर परसू करना है, पायलट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है ना, केमिकल वाले हो गए, तो ये लोग जरा इनको प्रॉब्लम होती है। हम डॉक्टर्स को भी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि हम दवाओं के ऊपर कलर्स भी होते हैं फॉरेन आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन कभी कभार हमें उन पे इनफैक्ट नाम ही पढ़ते हैं हम लोग। जी, जी, ऑफ कोर्स। तो ये चीज है, बस अब वो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वो करा ही देते हैं उसको। सर एक ज़िम्नन सवाल पूछ रहा हूँ, ये लाज़मी नहीं है कि वो आप जानते हो कि नहीं, बिकॉज़ हमें मेडिसिन में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। बट सर मैंने कहीं पर एक जगह जो है वो कुछ कलर्स की अफ़ादियत और कलर्स के इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ने को मुझे मिल गया, व्हिच वाज़ एब्सोल्यूटली अ नॉन मेडिकल बुक। सर कुड वुड यू लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन इट? डू यू नो एनीथिंग ऑन इट कि कलर्स की क्या अफ़ादियत है, कलर्स के डिफरेंस क्या-क्या हैं, उनके क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर? अच्छा, ये तो खैर बहुत ही सूफियाना बात होगी। हाँ, हाँ, तो पहुँच गए। हाँ, आप तो पहुँच गए। चलिए जनाब जी। थोड़ी बहुत कि हाँ, सफेद रंग जो है वो रंगों का बादशाह है। चलो। ठीक है, आपसे उनका पसंदीदा कलर है। बेशक सर। अच्छा, कुछ कलर्स ऐसे हैं वाकई के जो बड़े डेंजरस हैं, जिसमें ब्लू कलर, ओके। ब्लू इज वेरी डेंजरस फॉर द आई। तो कोशिश करें कि ब्लू ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब ब्लू लाइट्स जो हैं, उनको डायरेक्टली ना देखें, क्योंकि जो हमारा पर्दा है, रेटिना, उसका बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जो होता है, उसको मैकुला कहते हैं, उसमें ब्लू कलर की एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होती है, वो डैमेज कर सकती है। तो ये तो उससे आगे खैर आप बेहतर जानते हैं, बाकी सफेद और बाकी हरे रंग और बाकी लोगों उसमें के रंगों में क्या है। अच्छा, किसी और रंग पे कोई कमेंट करना चाहें? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ऐसा। अच्छा, जैसे एक ऐसे ही ज़िम्नन सवाल सर, जैसे परवरदिगार ने जो है वो टमाटर को लाल दिया है, खीरे को हरा दिया है, आपके खरबूजे को पीला दिया है। कुछ बताना चाह रहा है परवरदिगार या ऐसे ही उसने ये रंगों की वैरायटी बनाई है? भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कंडीशन माफ करे, मफहूम ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, मुबहम है ना, उसके पीछे ना ही जाए तो बेहतर। तो मैं जरा अच्छा, बगैर आलिम दीन के मैं इन चीजों पर कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, मेरे ख्याल से आलिम दीन से ज़्यादा जो है वो जो न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह हैं, जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो कुछ कोई पैटर्न इसके पीछे ढूँढने की कोशिश करें कि अगर येलो में कोई ऐसा तो नहीं है कांस्टेंट, कोई ऐसा एलिमेंट कि सब येलोज़ में वो एलिमेंट मिल रहा है, सब ब्लूज़ में। मे बी दे फाइंड आउट, परवरदिगार के राज़ हैं, हाँ, यकीनन जो बिल्कुल है सही। वो इसमें कोई ना कोई बात बताना ज़रूर चाह रहा होगा, बस मेरे दिल की कैफ़ियत ये है कि कोई ना कोई बात ज़रूर इन रंगों के पीछे होगी। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अक्सर लड़कियाँ जो है मस्कारा वगैरह लगाती हैं, क्या कोई इनसे कोई हैज़ार्ड कभी मुमकिन है? बिकॉज़ एक जगह मैंने ये देखा कि एक बच्चे ने बताया कि मुझे अक्सर जो है वो आई के ऊपर सिस्ट हो जाती है। तो मैंने बोला कि कभी तुम आइडेंटिफ़ाई कर सकी हो कि किस वजह से हो जाती है, कब-कब हो जाती है? तो उसने ऐसे ही कह दिया कि सर जब मैं मस्कारा कभी लगा के खाने में जाती हूँ, उसके बाद कभी ऐसा हो जाता है। इज़ देयर एनी रेलेवेंस या व्हाट आर दीज़ प्रॉब्लम्स?
अब ये बात मैं बताऊंगा तो अक्सर खवातीन नाराज होंगे, बहुत माफी चाहता हूँ। सर आप हाँ, माफी बिल्कुल नहीं, हम आप वो पेन दीजिएगा मुझे, मैं एक अच्छा चीज समझाना चाह रहा हूँ। जी जी, देखिए ये सच बोलने में कोई माफी माजरत नहीं सर, हाँ डंके की चोट पे तो बोलेंगे। ये भी देखना पड़ता है सच बोलना कहाँ पे। तो अच्छा ये समझे, ये हमारी आईलिड है, ओके सर, जैसे मेरी एक आईलिड है। राइट सर। अच्छा आईलिड में एक, हम अपनी जुबान में इसको कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब में समझ सकते हैं, पोस्टीरियर मार्जिन यानी पिछला हिस्सा, और एक एंटीरियर मार्जिन मतलब अगला हिस्सा। राइट सर, अच्छा ये एंटीरियर मार्जिन वो होगा जिसके ऊपर आपकी पलक होगी, और पोस्टीरियर मार्जिन जिसके पीछे आपकी आंख चिपक रही होगी। समझ लें, एक तरीके से मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। एंटीरियर वो सर बिल्कुल लेट है मेरी ये जी जी ठीक है ना, जी, इसमें इसको उठा के मैं यहाँ ले आया हूँ। राइट राइट, तो इसमें क्या होता है, एक पीछे पीछे एरिया है जो ब्लू बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसकी यहाँ से पीछे शुरू हो गया, ये आगे का शुरू हो गया। इसके बीच में ना हाँ जी, पोर्स हैं, पोर्स हैं जनाब, अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इसको हम हाँ, कहते हैं आंसू बनाने वाली माइनर फैक्ट्रीज। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है सर, 100%। ये हमारे पास है माइनर, एक्सेसरी कहते हैं। मेन लैक्रिमल ग्लैंड तो यहाँ मौजूद है जिसकी प्रोडक्शन इन एक्सेसरी ग्लैंड से कहीं ज्यादा है, वो नॉर्मली काम नहीं कर रहा होता, नॉर्मली ये कर रहे होते हैं। वाह वाह, अब होता क्या है कि आप गौर कीजिए कि किसी कमरे के अंदर जब पेंट हो रहा होता है, तो जब हम तस्वीर उतारते हैं और वहां पे कील लगी हुई होती है, उसको पेंट कर देते हैं, तो कील का क्या होता है, सुराख बंद। यस, ठीक है, वाह वाह वाह, अब जी जी, बिल्कुल ठीक, इसके पीछे एक जनाब फैक्ट्री है। यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री बनी हुई है। अब उसने पानी बना बना के इससे बाहर निकालना है। राइट राइट, हमने जनाब क्या किया, कॉस्मेटिक अप्लाई किया फर्र करके। और वो ठीक है सर, तो अब उसको बंद कर दिया हमने। जब उसको बंद कर दिया तो ये बेचारा कहाँ से अपना आंसू निकालेगा, वाह वाह, इसका आंसू पक 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 पॉकेट, बारीक से फैल गया, वो सिस्टम। अच्छा इसको खत्म करने के लिए, अच्छा अब अप्लाई क्या करना चाहिए उस सूरत देखिए, वाकई जो कॉस्मेटिक जो होते हैं ब्यूटिशियंस होते हैं इनफैक्ट, वो बिल्कुल यूं करके और पतली सी लाइन लगा के यूं करके करते हैं, तो बेसिकली लगाते एंटीरियर अगली बिल्कुल बाहर की सतह पे। अब वो सिस्ट कैसे बनी सर, कि वो तो आंसू बनाने वाली फैक्ट्री बंद हो गई। अब करना क्या है, करना ये कि अब ये बन गया घी। ठीक है सर, अगर मैं हलवे या सालन निकालता हूँ फ्रिज से 8-10 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो जम गया, तो अम्मी का एक खास जुमला होता है, बेटा इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना, तो दैट घी विल कन्वर्ट इनटू ऑयल। तो वो जो थिक फ्लूइड था वो कन्वर्ट हो गया सेमी लिक्विड में, और विस्कस हो जाएगा। हाँ, तो जब भी सिस्ट हुई, सबके लिए याद रखें, तो उन्होंने जनाब सिकाई करनी है, गर्म पानी करके उसमें दुपट्टा तौलिया कपड़ा कुछ भी डाल के, और उसको जरा उस पर सिकाई करें जितनी कर सके, जितनी कम, ये 80% बैठ जाते हैं। वंडरफुल सर, अच्छा सर, ये बात तो हो गई, मगर मेरे रसूल की एक वो है, सुन्नत है, सुरमा सुरमा। सर सुरमा में क्या, सुरमा की मतलब सुन्नत है कि कुछ इफादियत इसकी कोई बात, सर इसमें अभी तक बल्कि शायद उसको बहुत उन्होंने पुश किया है कि ऐसा करना चाहिए, कोई वजह जो अब सुनने में आई है वो ये है कि उसमें लेड होता है, लेड इज गुड फॉर आई। ओके, जो जहां तक हाँ है, लेकिन अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑप्थेमोलॉजी में इतना ज्यादा सुरमे पे लोगों ने काम नहीं किया, मगर बीइंग मुस्लिम है तो है, उनका कोई ना कोई फायदा होगा जरूर, डेफिनेटली। बल्कि मैं तो अभी मुझे याद नहीं आ रही मगर मतलब कि हुजूर का तो जैसे फरमान है सुरमा लगाओ, मगर हुक्म के तौर पे, ऐसा नहीं कि बस वो लगाते थे तो बात हो गई, उनका हुक्म है कि लगाओ। सही। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर। फिर मुझे ये बताइए कि ये मस्कारा वगैरह ये चीज़ें जो हैं, ये कितनी हद तक लगानी चाहिए, कितनी हद तक नहीं लगानी चाहिए, कितना यूज इनका होना चाहिए, क्या एवरीडे बेसिस पे होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, सो सम इन्फॉर्मेशन ऑन इट। देखिए कॉस्मेटिक्स जो है ना, जब भी हम कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। राइट, बस जितनी नेचर डिस्टर्ब होगी हमारे पास, उसके रिजल्ट्स उतने वेरिएबल्स आएंगे। जो लोग, इसकी बहुत सिंपल मिसाल है, हम मस्कारा की तरफ कहाँ जाए, हम ये सोचें कि जो खवातीन अपने बाल डाई करती हैं, 8-10 साल बाद उनके बालों का क्या असर होता है, ऐसे ही कॉस्मेटिक्स पे है, हम जितना उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे, एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स जो हैं उनके रिएक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन के दरमियान देखिए, हम जो भी मैसेज दे रहे हैं हम स्किल्ड लोगों को नहीं दे रहे। ठीक है ना, अगर मैं भी अपने आंख में मसाला लगाऊं, मुझे लगाना नहीं आता, यस, ठीक है ना, मैं अकेले आंख से किस तरह से देखूंगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रॉमा बढ़ जाती है। यस, तो ठीक है, कॉस्मेटिक्स हैं, खवातीन को फैशन करना होगा, कॉस्मेटिक्स पे जाना होगा, एज पर नीडेड जाए, मतलब जहां जरूरत हो। कॉलेज स्कूल इज नॉट द प्लेस टू हैव योर ऑल फैशंस ओवर देयर। तो वंस इन अ ब्लू मून फंक्शंस हो रहे हैं, बच्चे चले गए, उनकी उम्र है, हमारी उम्र नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो रोजाना ये करके जा रहे हैं, वो वेरी वेरी कहना चाहिए कि डेंजरस थिंग है। दे आर पुटिंग देमसेल्फ ऑन अ, कहना चाहिए ना, वर्ज ऑफ के खतरनाक जो चीज होती है, इसके आगे कुआं है। राइट, इसी में सर एक बात होती है कॉन्टेक्ट लेंसेज। मैं सब उसी पे आऊँ। बस हाँ, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज मैं अक्सर देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में बच्चियां जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लगा रही हैं, और डस्ट में एक्सपोजर,
हर आदमी को ये फैसिलिटी नहीं है कि जनाब वो एसी वाली कार में बैठ के अपने कैंपस जाए या कहीं और जाए। तो डस्ट हमारा कितना साफ सुथरा, खास तौर पर कराची का तो आपको बताइए आबो हवा किस किस्म की है। तो कॉन्टैक्ट सिर्फ लेंसेज 70% देता है ना सर, सिर्फ 70% देता, ज्यादा दे तो शायद सही हो। शायद नहीं, हाँ हवा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो खैर, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज मैंने तो सर बहुत बहुत खतरनाक चीजें भी देखी है कॉन्टैक्ट लेंसेज से। और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा जो कॉन्टैक्ट लेंस को सपोर्ट करे। हमने आंखें अंधी होती हुई देखी है। माजरत चाहूंगा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन हो सकते हैं, और आई में खुदा ना खास्ता कॉन्टैक्ट लेंस से होने वाले इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होते हैं। और आप माशाल्लाह खुद डॉक्टर जानते हैं फंगस जो होता है वो बहुत खतरनाक है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वो फंगस के भी इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया के भी हो सकते हैं। तो बच्चों को मैं कहूँगा बेटा कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है ना वो आप ठीक है अगर पार्टी वगैरह में अटेंड कर रहे हैं तो पहन लें, अगर अगर ये बहुत बड़ा अगर है। फिर भी अगर करना चाहें तो उसमें 4-5 बातें। पहली बात, ऑलवेज कैरी योर कॉन्टैक्ट लेंस केस अलोंग विद यू। जब कभी इरिटेशन इचिंग हो, हाथ धो के टेक ऑफ एंड पुट इट बैक इन द केस। यानी कि ये नहीं है कि घर आके उतार लेंगे। नहीं सर, वो कांस्टेंट चीज है ना। देखिए ये आंख है, जी सर, ठीक है, इस पे कॉन्टेक्ट लेंस पहन लिया। आंख अपनी ऑक्सीजन लेती है। आंख वो वाहिद ऑर्गन है बॉडी का, जो सामने कॉर्निया है, जो अपनी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेता है। वाह 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 वाह, आई नेवर न्यू दिस। कॉर्निया के ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं है। दी ओनली स्ट्रक्चर इन द बॉडी की कॉर्निया जो शाइन कर रहा है, इस पे ब्लड वेसल आ गई तो ये गया। तो अब ये कॉर्निया है, सपोज कॉर्निया वो शफाफ पोर्शन होता है जो हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर जनाब हमने कॉन्टेक्ट लेंस बना दिया। मामूली तौर पे कॉन्टेक्ट लेंस में छोटे 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 पोर्स होते हैं, लेकिन आप देखें कभी बेकिंग करें और हाथ में वो ग्लव्स पहन लें, उतारने के बाद पसीना होता है, ठीक है ना, तो दैट इज हाइपोक्सिया। ठीक, तो अब वो जो आपने कॉन्टेक्ट लेंस पहन लिया, तो अब उसमें ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम आ रही है। फिर अगर कोई बैक्टीरिया तो बहुत दूर की बात है, कोई डस्ट पार्टिकल आके अगर ट्रैप हो गया तो अब ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये आंख में। खातून क्या करेंगी, बार बार बब्बू करती है और वो कॉन्स्टेंटली रबिंग द फॉरेन बॉडी अगेंस्ट द कॉर्नियल सरफेस। तो ये तो अब घर पहुंचते पहुंचते क्या होगा। हमने जब आई की रेजिडेंसी करी, रेजिडेंसी में क्या होता है वो आपने भी की माशाल्लाह, कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर रहे होते तो जो नाइट्स हम लोग लगाते थे, लोग कहते थे आई में क्या नाइट की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। तो क्या जरूरत है, अच्छा घर जाके सो जाए। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आते थे वो रात के 3 बजे 2:30 बजे, बस वो कॉन्टेक्ट लेंस में उतरा। हम लोग कहते क्या नींद खराब कर दी। खैर, लेकिन तो कॉन्टेक्ट लेंस इंजरीज जो थी बहुत खतरनाक भी होती है और देखी ही बहुत। तो भाई मैं तो कहता हूँ चाहिए आप केस लेके जाए, नलके का पानी कभी यूज ना करें, क्योंकि नलके का पानी जिस टंकी से होते हुए आ रहा है, जिस नालियों से होते हुए हजारों बैक्टीरिया उसमें। ठीक से। तीसरी बात, सी साइड पे पहन के मत जाए, क्योंकि वहाँ विंडी बहुत है और हाइपरटोनिक होता है सी साइड। तो वो क्या होता है, उसमें नमकियात ज्यादा होती हैं, तो लेंस की खराबी हो सकती है। उसके बाद जनाब सस्ते कॉन्टेक्ट लेंस सेल में कभी ना लें। उसके जो क्लीनिंग सोल्यूशन है, हमारी एक पेशेंट थी, उसने क्लीनिंग सोल्यूशन सस्ता ले लिया, इस बेचारी को, उसको पता नहीं था वो एक्सपायर्ड। तो हमारे यहाँ सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा मजाक किया जाता है। तो ये 4-5 बातें, तो इनमें कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत जरूरी। आपने रेजिडेंसी की बात की तो मैं इस पे बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफदेह, सबसे सेंसिटिव अगर कोई पेशेंट्स कभी इमरजेंसी में आते थे तो वो आई के होते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होते हैं जी। और उसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई और बेचारे की आंख गई, हड्डी टूटी है जी, आराम से बन जाएगी, उसको हम स्टेबलाइज कर लेंगे। आई इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि बहुत मुश्किल मैंने देखा है। कभी भी खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो गई, देयर इज नो गोइंग बैक। सर क्लासेस के हवाले से अर्ज कीजिए, चश्मों के हवाले से अर्ज कीजिए। मैंने अक्सर देखा, अच्छा हम सिर्फ सर बच्चों के हवाले से बात करें, मैं चाहता हूँ कि हम सबको कवर करें और मेरे ख्याल से सारी गाइडलाइंस सब पे अप्लाई होती हैं। सर मैं अक्सर ये देखता हूँ, क्योंकि मेरी जब इंटरेक्शन में या बच्चे आ जाते हैं या वो पेशेंट जो मेरे पास डेंटल ओपीडी में आते हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि जी नंबर लगे हैं फिर भी चश्मा नहीं पहनते। सर कितना ज़रूरी है और कितनी अफादियत है चश्मा पहनने की? बर वक्त चश्मे अगर पहन लें तो क्या रिवर्सल भी मुमकिन है? अच्छा, अब ये वाली बात कि आपने चले तो बड़ों पे गए, लेकिन मुझे बचपन से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, सवाल ऐसा है। नहीं, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज़ वही एक पैटर्न आगे बनता है और वहीं पर अगर हम किसी मसले को एड्रेस करें आगे बढ़ेंगे। हाँ, वही कहा, बच्चा इम्तिहान दे के आता है, उसकी अम्मी पूछती है बेटा सवाल कैसे दे के आता? अम्मा सवाल तो आसान थे, जवाब मुश्किल थे। ये वो वाली चीज। अब अगर हम चश्मा नहीं पहनते तो इसका मतलब ये है कि हम सपोज ये पर्दा, इसको अपनी जुबान में रेटिना कहते हैं,
ये लेंस है, बीच की चीजें छोड़ दें। लेंस हमारा कुदरती लेंस ना यहाँ लाइट फोकस करता है। कभी कभार किसी वजह से लाइट फोकस नहीं कर पा रहा तो हमें या तो डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा या पीछे बन गया तो कन्वर्जिंग लेंस। ये वो जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं वो समझ जाएंगे। अब सर होता क्या है कि अगर ये आंख यहाँ फोकस करिए यहाँ तक नहीं पहुंच रहे तो अब जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ तक पहुंचने चाहिए थे वो ऑब्जेक्ट बच्चा देख ही नहीं पाता। और एक टर्म है जो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, लेजी आइज के नाम से। ये एक लेमन टर्म है, हमारी अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया, AMBLYOPIA। कोई नेट पे सर्च करना चाहिए जरूर है। ये वो कंडीशन है चश्मा ना पहनने से जो नजर खराब होती है, फिर देयर इज नो कहना चाहिए रिटर्न ऑफ इट, नो रिवर्सल। उसमें भी हम बहुत शुरू में अगर 10, 12, 16, 20 साल तक भी कोई पिक हो जाए तो हम इसे कहते हैं भाई जो अच्छी आंख है, सपोज राइट आई फोकस अच्छा करती, लेफ्ट नहीं करती, तो राइट को बंद कर दो। नाउ फोर्स योर लेफ्ट आई टू सी समथिंग। तो यही एक ट्रीटमेंट है इसकी। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर कोई 35-30 ईयर्स में पेशेंट आता है और वो उसको बचता है मैं तो उल्टी आंख से, मिसाल के तौर पे 8 लाइनें होती हैं, अक्सर हम पढ़ाते हैं VTOXUHT लंबा होता है, 8 में से 4 पढ़ पा रहा हूँ, 4 नहीं पढ़ पा रहा, और वो नजर जो गिरी है उनकी वो चश्मा ना पहनने से हुई है। तो अब कुछ मतलब इंसान के अख्तियार में कुछ नहीं है, मुश्किल हमारे लिए, अल्लाह के लिए तो नहीं, वो करते अपने कर्म से सही। इंसान के पास कुछ करने वाला काम अब नहीं है। तो इतना खतरनाक कि भाई ना लेजर, ना सर्जरी, ना दवाएं, ना लेंसेज, कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो चश्मा ना पहनना हमें वो छोटे ऑब्जेक्ट ही खत्म कर देता है, और चश्मा ना पहनना चश्मे के नंबर को बढ़ाता भी है। बिल्कुल, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइनस के लोग का सर में दर्द नहीं होता, लेकिन प्लस का जिनका नंबर है वो जब चश्मा उतार देते हैं तो उनको सर में दर्द हो जाता है। तो एक मोटी मोटी चीज है जिससे इंसान असेस कर ले कि भाई मुझे चश्मा पहनने की कितनी जरूरत है। और सर इनिशियल स्टेजेस में अगर नंबर बहुत कम है और चश्मा पहन लिया जाए तो बेहतर भी हो जाती है। रिवर्स नहीं होती। अच्छा, हमारी नजर में ना अच्छी आंख क्या है? जिसका चश्मा ना हो? नहीं, हमारी नजर में अच्छी आंख वो है जो 6x6 देखे। यूके स्टाइल में वो लेते हैं, मीटर में तो 6x6 कहते हैं, जो बच्चे अमेरिकन उसको फॉलो करते हैं वो फीट में लेते हैं, वो 20x20 कहते हैं। तो अगर एक आदमी 6x6 विजन है या 20x20 विजन है, भले वो चश्मे से है, तो वो बीमार नहीं है। ठीक है सर, आपके बाल स्ट्रेट है, मेरे बाल वेवी हैं, मुझे बड़ा शौक है मेरे बाल स्ट्रेट, तो हम दोनों में से बीमार कौन है? कोई नहीं। ठीक है ना सब। तो ये नेचर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। वंस पीपल ग्रो टू द एज ऑफ 20, तो अब यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, यही है पाकिस्तान में बहुत अच्छे माशाल्लाह हैं, बाहर भी हैं। तो देन दे कैन हैव दिस रिमूवल ऑफ ग्लासेस सर्जरी। वो 15 से 20 मिनट में सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, लेसिक जिसे कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत चीजें आ गई हैं कि आंख के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज। मैं ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है वो, बल्कि पुरानी वाली भी, वो ठक करके मोबाइल पे देखती हैं दुनिया जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम यू, तो वो उसमें देख लेते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, नंबर्स उतरने के बहुत से ऑप्शन है, बट प्लीज टिल 20 साल तक जो वो कहते हैं ना, वो लटक जाओ लटक कंधे कद बढ़ जाएगा, तो वो कद तो नहीं बढ़ता खैर, लेकिन 20 साल जब एक दफा खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आप कोई भी अपनी रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा के चश्मा उतरवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पीछे पर्दा प्रॉपर डेवलप हो चुका हो, जिसके लिए चश्मा पहनना लाजिम हो। सर, चश्मे की क्वालिटी कितना मैटर करती है और किस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये चश्मे की क्वालिटी जो है ठीक है? फर्ज कीजिए कि चश्मा 200 रुपए का भी मिलता है, 2000 का मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है। अगर मैं 200 वाला ही 2 लाख का कह के बेच दूं, आप कहेंगे शायद जी महंगा है तो ये अच्छा होगा। सर, मैं चाहता हूँ आप कोई पैरामीटर्स डिफाइन करें कि ये चश्मा अच्छा है, या खरीदते वक्त ये चीजें बंदा इंश्योर करे कि हाँ जी ये पैरामीटर्स के फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं ये अपनी आंख के सामने रखूंगा, इसको अपनी आंख बनाऊंगा। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान एग्जाम्पल ये है कि मैं उस जमाने का आदमी, बच्चा तो आदमी हुआ जब एक टेलीविजन होता था और कट कट करके चैनल चेंज होते थे। ठीक है सर, उस वक्त टीवी फिर कर्व्ड होता था, फिर एकदम से फ्लैट टीवी आ गया। नहीं यार, ऐसे कैसे नजर आएगा? अच्छा, साइड बैठने की तो नजर नहीं आएगा, उसमें होने लगा था कि साइड बैठे तो नजर नहीं आएगा, उसके बाद नहीं, आप जहां बैठे हैं नजर आएगा। उसके बाद एचडीज आ गए, फिर अल्ट्रा एचडीज आ गए, डिफरेंट आ गए। ये कंपैरिजन उसी वक्त होगा जब मेरे पास एक फ्लैट अच्छा वाला टीवी और एक बुरा वाला टीवी सामने रखा होगा। ठीक है सर, पुराना टीवी मुझे आप दिखा देंगे, पता नहीं चलेगा। जब हम किसी भी आउटलेट जाते हैं, किसी भी उसके ब्रांड पे चले जाए, तो हमें दिखाते देंगे से, और गौर कीजिए वो एक ही वीडियो चलाते हैं सब पे, ताकि वो आपको बता सकें कि कलर डिफरेंशिएशन क्या है, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसके लिए देखिए, हम अमूमी तौर पे ना एक शर्ट लेने भी जाते हैं ना, 4 दुकानें घूमते हैं, जूते लेने जाते हैं 10 दुकानें घूमते हैं, चश्मे लेने जाते हैं एक ही दुकान पसंद करते हैं, हाँ बस ठीक है।
हेल्थ का कोई भी इशू होगा ना, हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी फारिग हो जाए। इसके लिए वर्कअप आपको उस वक्त करना पड़ेगा जब वो कंपैरिजन लगा के चेक करना पड़ेगा। एक डिफ, आप ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 200 की चीज 2 लाख में यहाँ बिक रही है। इसकी सच्चाई के मुतालिक तो हम किसी पे शक भी नहीं कर सकते और कह भी नहीं सकते, लेकिन कुछ दुकानें अच्छी हैं, वो बाकायदा आपको डेमो करके दिखाते हैं। मैंने आपसे कहा, अभी ब्लू लाइट जो है सबसे खतरनाक होती है, तो जो लैपटॉप मोबाइल्स इनसे ब्लू लाइट निकलती है, वो बाकायदा उसमें दिखाते हैं कि देखें ये शीशा रखा है, मैं ब्लू लाइट मार रहा हूँ और उसके थ्रू नहीं जा रही, उसको हटाते हैं तो वाकई जा रही होती है। ये चीजें होती हैं, इस तरह करके दिखाते हैं। फिर पोलराइड ग्लासेस होते हैं। पोलराइड ग्लासेस का मुझे भी, सच्ची बात है, मैं तो इतना महंगा ग्लास नहीं खरीद सकता था, मेरे दोस्त ने मुझे ला के दिया, तो मैंने कहा ये तो वैसी ग्लास है नॉर्मल वाले। तो उसने, फिर मैं जहाँ किस दुकान पे गया तो उसने कहा भाई आप सामने देखिए दीवार पे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं है। जब उसने पोलराइड ग्लास दिखाए तो बाकायदा उसके अंदर कलर्स और तस्वीर बनी हुई थी। ये तो अच्छी जगह से ये चीजें लेने से तो पर्दा हटा दी उसने। जी, तो वो चीजें बताते रहते हैं आपको। तो ग्लासेस के लिए मेरे ख्याल से 2-3 जगहों पे आप विजिट करें। यस, दे आर डिफरेंट कंपनीज, मैं भी इसको कंपनी का नाम लेना प्रमोट नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर होती चली जाती है, उनकी शार्पनेस बेहतर हो जाती है, वेट लाइट हो जाता है। किसी का -4 -5 चश्मा है तो उसकी आंख पे एक वजन रखा हुआ है। बिल्कुल। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उनका वजन भी लाइट होता चला जाएगा और शार्पनेस भी बेहतर हो जाती है। इसके ऊपर कोई जैसे FDI रूल्स होते हैं, इस तरह की कोई चीज लगा? नहीं, मेरे इल्म में नहीं ऐसा कुछ है। ठीक। सर सनग्लासेस के बारे में भी कुछ अर्ज कर दीजिए। लोग सनग्लासेस भी ऐसे चलते फिरते ले लेते हैं। एक तो सनग्लास का कितना इस्तेमाल जरूरी है, क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ऐसे करके या धूप में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और तो और सनग्लास के हवाले से भी कोई पैरामीटर्स के इस ये टेस्ट से गुजारने के बाद फैसला करना चाहिए कि लेना है कि नहीं। अब वही वाली बात है, हम तो मशहूर ये सुनते हैं हर चश्मा अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड होता है, यूवी प्रोटेक्शन पे। युवराज सिंह से चला था ना यूवी प्रोटेक्शन। तो खैर, यूवी प्रोटेक्शन क्या है भाई, कि अल्ट्रा वायलेट लाइट रेटिना को डैमेज कर सकती है, इस तरह से होती है। और आपने सुना भी होगा सर कि ओजोन जो है, अब वो उसमें से बिल्कुल खड्डे पड़ने शुरू हो गए, तो डायरेक्ट वो लाइट आ जाती है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं आंख की जो सन एक्सपोजर की वजह से हो जाती हैं। बच्चों में एलर्जी के चांसेस, और बहुत एक उसको आप उर्दू में कहते हैं नाखून आना या गोश्त आना, एक गोश्त आ जाता है, वो भी सन एक्सपोजर लोगों में आ जाता है। इसके साथ साथ आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह कहने वाली बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है। वाओ, रियली? लाइफ जी, अब 80s के 70s के आपको बड़े लोग मिलेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो 70s और 80s में प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं वो पहले नहीं थी। और ये लोग वो हैं जो सन एक्सपोजर में जिंदगी गुजार चुके हैं। तो उसमें एक कंडीशन उसे हम कहते हैं एज मैकुलर डीजेनरेशन। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सन एक्सपोजर का भी होता है, और भी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन सन एक्सपोजर भी होता है। तो सर सन एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ना, मतलब हम सन को देख रहे हैं, बल्कि सोलर एक्लिप्स जो होता है, बहुत से लोग उसको शौक से देख रहे होते हैं, उससे रेटिना में ऐसा डैमेज होता है जो इरिवर्सिबल है। कुछ लोगों में रिवर्स कर जाता है, कुछ लोगों में नहीं करता। तो डायरेक्ट सन को ना देखिए, तो बेहतर यही, क्योंकि उससे जो रेज आ रही हैं वो डिस्पर्स होने के बाद अलग चीज, डायरेक्ट देखने से तो नुकसान होता है। सही। अच्छा, फर्स्ट करेंगे तो सनग्लास पहन के बाहर नहीं जाता, उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके फिर रहा है। तो उसका मतलब तो ये ना कि उसको हम जुबान में कहते हैं फोटोफोबिया। ओके। उसको या तो एलर्जी है, या पैदाइशी तौर पे उसकी जो खुलिये हैं, सेल हैं। रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक रोशनी में, एक अंधेरे में देखने वाले। तो अगर किसी में रोशनी में देखने वाले सेल्स कम हैं तो उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, ये भी एक होता है फैक्टर। तो बहुत से लोग चश्मा इसलिए पहनते हैं कि वो उस सनलाइट से, उस धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, कंफर्टेबल हो सकें। माइग्रेन यस सर, धूप से वन ऑफ द फैक्टर है, एब्सोल्युटली। वरना तो माइग्रेन के लिए कहते हैं यू हैव टू मेंटेन योर डायरी। इतनी फैक्टर है, चॉकलेट कॉफी से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक। एंड दिस कुड आल्सो बी अ रीजन ऑफ माइग्रेन दैट यू आर स्ट्रेसिंग योर ocular muscles. जी जी, वो बार बार जब बंद करेंगे तो So that's a deficiency in you if you cannot go out in the sun properly. नॉर्मली Normally a person should be okay in the sun. डायरेक्टली सनलाइट तो ना देखें तो बेहतर है। नहीं, हाँ, पर- बाकी इट्स परफेक्टली ओके, अच्छा, I cannot do it. इट्स ओके सर। नहीं, मैं इसीलिए सनग्लास पहनता हूँ। इट्स गुड। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर और आई का कोई रिलेशन? हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू आई प्रॉब्लम्स, दिस आई नो, बट हाउ अबाउट यू कमेंट ऑन दिस? ठीक, ब्लड प्रेशर से जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो ये होती है, जो हमारी अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बिल्कुल एक पाइप की तरह से होती हैं, कॉपर पाइप जो है, उनमें डिस्टेंस या एक तरीके से जो एक्सपेंशन है उसकी एक कैपेबिलिटी होगी।
तो जब कभी ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो इन वेसल्स में से ब्लड आंख में आ सकता है, तो उसको हम कहते हैं रेटिनल हैमरेजेस। और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स होती हैं, उसमें फिर हमारी नजर जो है बहुत असरअंदाज हो सकती है। ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये होता है जनाब कि आंख में खून आ सकता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, और सडन राइज से तो बहुत ज्यादा। सर, डार्क सर्कल्स क्या चीज होते हैं? अक्सर लोगों के देखने को मिलते हैं, इनके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या इंडिकेट कर रही होती है बॉडी इसमें? वो तो भाई मेरे भी डार्क सर्कल कुछ नहीं है। तो डार्क सर्कल जो है ना बेसिकली विटामिन डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली ये जो आपको डार्क मिल रहा है ना, ये स्किन है, ओके ये आई का हिस्सा नहीं है। ओके इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो ओके ये लिड इज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, ये बाहर का है। तो ये बेसिकली हमारी स्किन जो है नरिशमेंट, उसके लिए आप अपनी जो बुलाएंगे नरिशमेंट वालों को वो बताएंगे, वो मैं आपकी पॉडकास्ट पे दूंगा। अच्छा, हम मुझे सर ये अर्ज कीजिए कि क्या स्लीप डेफिशिएंसी की कोई इंडिकेशन ये नजर आती है? नहीं। अच्छा, ओके सर। अच्छा। सही सही सही। सर, एक ऐसी सवाल पूछूं? सर, अक्सर जैसे आपने कॉस्मेटिक्स की बात की, उसमें आई लैशेज भी आ जाती हैं, आई लैश एक्सटेंशंस भी आ जाती हैं। डू दे ऑल्सो हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ कॉन्स? अगेन वही ट्रॉमा, लगाते हुए ट्रॉमास, केमिकल्स, ग्लू। जैसा ग्लू, और वो किस कदर वो बैक्टीरियल हब बनेगा। उफ उफ उफ, वो तो जाहिर सी बात है, सब ग्लू आ गई ना जब, तो वो तो बैक्टीरिया जाना भी चाहेगा तो कहेगा आप कैसे जाओगे, तो आप तो ग्लू लग गए। तो ये जितनी हम कॉस्मेटिक सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम उतने ही अपनी आंख को या अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं। म्यूटेशन तो नहीं कहूंगा, म्यूटेशन तो बहुत वो हो जाता है, लेकिन सही है ना, वो बेचारी जो नेचर थी हमने उसको आराम से रहना तो दिया नहीं। जी। हम तो ये भी करेंगे ये भी करेंगे। आज हो गया ऐसे, मिनरल वाटर को मिनरल वाटर नहीं कहते, पैकेज वाटर कहते हैं कि नहीं जी वो अच्छा नहीं है। तो जितनी चीजें हम अप्लाई करेंगे सर, ये इसमें जाएंगे खतरनाक। सर, सो सिंस हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेट बंदों को देना है, बच्चों लोगों को देना है, तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेट मौजूद है, या आप कहेंगे कि कोई इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, एज पर नीड, वंस इन अ ब्लू मून कर दो, या उसके बजाय ये कर दो, या बिल्कुल ही ना करो? किस स्टेज पे रखेंगे बेस्ट तो इसको? ये कि सर आप बिल्कुल ना करें। वंडरफुल। बेस्ट तो ये ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको जब कीमोथेरेपीज होती हैं तो उनकी लैशेस, उनके हेयर्स लॉस होते हैं, ठीक है, जी। उनकी रिक्वायरमेंट है। वो तो अलग बात है। वरना तो कितने कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी कितनी कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे उसके बाद भी वो खुश नहीं रहते। तो अगर, तो मैं ये समझूंगा कि मैं ये कॉस्मेटिक अप्लाई करके मजीद खूबसूरत बन जाऊंगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसके बाद फिर वो कपड़ों से मैच करते हुए कॉन्टेक्ट लेंसेज पे हम आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर फर्ज कीजिए कि एक दुल्हन है, अब वो 2 रात 3 रातों के लिए तो उसमें करना है, सो इज दैट ओके, या नहीं यू वुड से नहीं जी किसी सूरत भी आपने ये बर्दाश्त नहीं करना? सर बॉल ना बैट्समैन को एक दिन लगती है, और मैंने दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर से बॉल लगते देखी है। जी जी, वो एक किसी की डेथ भी हुई थी ना सर? वो जी हाँ, वो बिल्कुल नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद से वो मैंडेटरी हो गया था अच्छा हेलमेट। नहीं, ब्रायन लारा साहब को लगी थी और शोएब अख्तर ने मारी, लेकिन शोएब अख्तर साहब ने जब बॉल मारी ब्रायन लारा ने हेलमेट पहना हुआ, तभी पता तभी बच गए वो। तो मैं तो वो एक दिन भी अलाउ नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, गुड सर, फाइन, क्लियर। मैं चाहता हूँ कि कैटेगोरिकल हम बात करें। इफ एंड बट्स में ना हमेशा लोग फिर नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं, सो क्लियर आंसर इज कि नो, वी डू नॉट एंडोर्स आई लैशेज एक्सटेंशन एक्सेट्रा। सर, बेचारा एक बंदा है, वो किसी माशाल्लाह हमारा कराची जो है वो बहुत छोटा सा है, और जो है वो पता नहीं कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, आज तक पता ही नहीं चल सका, उम्रें गुजर गई सर। सर, वो बेचारा किसी एक कोने में रहता है, नौकरी दूसरे कोने में मिलती है, रोज बाइक पर सफर करता है, उसके बाद जब पहुंचता है तो वो ऐसे ऐसे आंखों को कर रहा होता है तो मैल आता है हाथ पे, उसके बाद पानी निकल रहा होता है। उस बेचारे के लिए आप क्या कहेंगे, उसके वो अपनी आंखों की सेहत किस तरह उसको मेंटेन रखे? अच्छा ना, अब अक्सर ये बात मैं जवान लड़कों को बताता हूँ तो बड़ा हंसते हैं। मैं कहता तुम लोग कोई अंग्रेजी मूवियां देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखिए। मैंने कभी तुमने देखा है कि वो जो बाइक से उतरता है या उतरती है, चाहे वो पीछे बैठी हो चाहे वो आगे, उसके हेलमेट होता है। तो ठीक है। ठीक है सर, हमारे यहाँ पता नहीं क्या रिवाज है कि आगे वाले भी हेलमेट जो है वो लाजिम है, पीछे वाला चाहे वो खातून हो चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, हेलमेट नहीं पहनेगा, भाई भी नहीं पहनेगा। जो डस्ट एक्सपोजर्स आगे वाले को भी पीछे वाले को भी, ठीक है। अगर हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, मैंने भी हेलमेट पहन के देखा तो विजुअल फील्ड बिल्कुल नहीं हो जाती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम बाइकर्स वालों को अलग लेन देते हैं, ना बाइकर्स वाले एक लेन में रहते हैं। बिल्कुल सर। तो ठीक है, मुझे पता है कि देखिए मैं आपको एक ख्याली दुनिया तो नहीं दे सकता। जी सर। अगर हेलमेट पहने तो बेस्ट, अगर हेलमेट नहीं पहनते तो ग्लासेस बड़े वाले, वो जो छोटे वाले ग्लासेस वो नहीं, प्रोटेक्टिव गॉगल्स के नाम से बड़े आम उसमें मिल जाते हैं, बल्कि बहुत सस्ते मिल रहे हैं, प्लास्टिक के होते हैं जो साइड से भी कवर कर देते हैं। आप बाइक चला रहे हो तो आ तो हवा यहाँ से भी आएगी ना, बिल्कुल। तो जो खवातीन है वो भी पहने,
और रात में पहने, आपके जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो पहने, कलर नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, लेकिन सामने से आने वाली हवा सबसे खतरनाक वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, इसमें छोटे छोटे कंकर भी आएंगे, इसमें जरासीम भी आएंगे। और सोचे अगर उसमें कोई कॉस्मेटिक लगा के खातून बैठी हुई है, अब तो लड़के भी कॉन्टेक्ट लेंस लगा के घूम रहे होते हैं। तो सर बाइकर्स में सबसे बड़ी चीज ये आई की प्रोटेक्शन, या तो हेलमेट के साथ, नहीं तो चश्मे के साथ। अब रात को ही पहने, क्योंकि रात में तो हवा चल रही है ना। तो बेसिकली इसका यही करें। अच्छा, उसके बाद क्या करें, आने के बाद ना ये जो छपक्के मारते हैं पानी की, ये बहुत खतरनाक है। थैंक यू। दो बड़ी वजूहत, एक ये तो जो आर्शिमिडस प्रिंसिपल हुआ था कि भाई अगर एक गिलास दूध का भरा हुआ पानी डालोगे तो दूध कहाँ जाएगा, दूध तो बाहर आ जाएगा। हमारी आंख में जो आंसू है, आज तक कोई कंपनी उसके बराबर के ड्रॉप्स नहीं बना पाई, क्लेम करते हैं, लेकिन बीइंग मतलब मुस्लिम, मेरा तो ये कि जो अल्लाह ने बना दिया हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। तो हम पानी मार मार के वो जो आंसू हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड है, पता नहीं क्या क्या चीजें हमें याद भी नहीं है, तो वो हम आंख से बाहर निकाल देते हैं। और साफ सुथरा कराची का वो पानी जो आम जानवर के पीने के काबिल भी नहीं है, वो आंख में डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आंसू निकल गया, पानी आ गया, अगेन अब पानी जब आ गया तो सारे डस्ट पार्टिकल्स, जरासीम, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नो वन नोस उससे क्या है। तो ये छपके पक्के न मारे खास तौर पे। ये है एक डिफेंस, ये जो पानी आंख का निकलना है वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आंख अपने आप को साफ कर रही है जनाब उसके साथ। इसके सर सिंस आप बैठे हैं तो मैं अर्ज कर दूं कि ताकि लोगों की मालूमात हो जाए, अगर आपको डायरिया हुआ है तो आपका जिस्म जो है वो जो गंदगी आपने खा ली उसको निकाल रही है बाहर, उसको रोकने की बात नहीं करे भाई, अपने जिस्म आपके साथ भला कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आपको बुखार हुआ है तो आपके अंदर बैक्टीरिया की जो है पॉपुलेशन वो बढ़ गई है, उसको इरेडिकेट कर रहा है, वो बैक्टीरियोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है अपना टेम्परेचर बढ़ा के। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, डायरेक्ट और रॉन्ग साइड। एब्सोल्युटली। इसी तरह नाक भी है, वो भी बहती है, तो वो किसी न किसी जो है वो हमारे फायदे के लिए बह रही होती है, मगर उसके लिए माशाल्लाह जीपी की दुकान उसी लिए चल रही है, लोग लाइन लगा के बैठे होते हैं कि नाक बह रही है, खांसी आ रही है, तो मौसम लगे हमें। मेरे उस्ताद सर हम पढ़े लिखों की हमारे क्लिनिक नहीं चल पाते, उनके जरूर चलते हैं जो खांसी और डायरिया पे जो है बड़ी बड़ी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे होते हैं। बस वो तो सर नसीब है सबका। हमारे उस्ताद कहते थे जब मुझे नजला होता है मैं दो चीजें अपने पास रखता हूँ, एक टिश्यू पेपर और दूसरा जूसेस। बेहतरीन। जो बह रहा है उसको है ना। नहीं करें, वापस अंदर ले रहे हैं, वही सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वो टिश्यू पेपर, जूसेस, जूसेस आप इंस्टेंट एनर्जी दे देंगे, क्योंकि वो नजले में तो, और डायरिया, डायरिया खुदा ना खासा किसी हो जाए आदमी की, वाकई ना टांगों से जान निकलने वाला। जी सर, मुझे यहाँ पे अर्ज कीजिएगा, आपने ग्लासेस की बात की, एक ऐसे ही जिंदन सवाल जहन में आ गया। तो सर स्विमिंग में हम लोग गॉगल्स पहनते हैं, अब आपने बोला कि आई जो है वो अपनी ऑक्सीजन लेती है सराउंडिंग से, तो सर वो गॉगल्स शायद यही वजह है कि स्विमर्स जैसे ही बाहर निकल के आते हैं उसको ऊपर कर देते हैं। सर व्हाट आर दी इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस, या इसकी इसी की अगर चलो कोई स्विमिंग नहीं भी कर रहा, किसी और तर्ज में वो अपनी आई इस तरह कवर कर रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि सर मॉल के अंदर भी कोई सेलिब्रिटी घूम रहा होता है तो रात में अब चश्मा पहन के घूम रहा होता है, समझ मुझे नहीं आती। How necessary is the for the eyes to be covered in places where you don't need to cover them? अच्छा, ये जो स्विमिंग वाली बात है, इसमें तो देखिए जो गॉगल्स पहन रहे हैं उनकी तो या तो मैच के लिए पहनते हैं, मैच ही के लिए, या उसको रेसिंग के लिए पहन रहे होते हैं, उसमें तो 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन उसमें तो वो चीज आ जाती है, उसमें कोई बात नहीं है। जो आम लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं हम जैसे, उसमें क्लोरीन आंख में डायरेक्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि क्लोरीन से वो साफ भी कर रहे होते हैं। स्विमिंग पूल तो अच्छे स्विमिंग पूल क्लोरीन साफ होंगे, तो क्लोरीन भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ना हो जाए, तो इसलिए वो पानी भी खतरनाक होता है आंख के लिए, ना जाए किसी सूरत भी। बेहतर है कि आंख में वो चीज, मतलब एक केमिकल कहना चाहिए कि से इस्तेमाल किया हुआ पानी तो बेहतर नहीं है। और बाकी ये क्या, वो तो सर फैशन है ना, कुछ तो चश्मे में बिकने नहीं आते रात में चश्मे पहन के, अब तो काफी सेलिब्रिटी ना भी हो तो उसको, हाँ वो धूप, वो अपने गाड़ी से चश्मा पहन के आएगा, और उसके बाद वो अपने बेसमेंट में, क्लिनिक में भी, और अपने 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे वो लगा के जाएगा। मगर ये आप डिस्कस करते हैं, राइट? देखिए ग्लासेस इज ओके, क्योंकि ग्लासेस साइड से हवा आ रही होती है। ओके, यही वजह है जो मैं कहता हूँ कि भाई वो जो आम चश्मा लोग पहनते हैं ना, जो रिफ्लेक्टिव चश्मा है, वो पहन के लोग कहते हैं हम तो बाइक चलाते हैं तो उससे प्रोटेक्शन होती, प्रोटेक्शन नहीं होती, इसलिए तो यहाँ से भी तो हवा आ रही है, बिल्कुल, तो उन लोगों को वो फायदा हो रही होती है। सही। सर फर्ज कीजिए किसी की आंखें बिल्कुल ठीक हैं, अब क्या किया जाए कि वो बिल्कुल ठीक रहें? यानी कि क्या डेली कोई मेंटेनेंस, जैसे हमारे दांतों में कि रोज ब्रश करना चाहिए, रोज फ्लॉस करना चाहिए, उस तरह की कोई डेली मेंटेनेंस, या किस तरीके से इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए आंखों की? मतलब जो बंदा बिल्कुल ठीक है वो किस तरीके से कोई इसके हवाले से कोई कंसर्न काम करे? फिर हम कहते हैं जी हर डेंटिस्ट के पास आप साल में 2 मरतबा या कम से कम 1 मरतबा जरूर ऐसे ही चक्कर लगा लें, ताकि कोई अगर मसला आपको उभर भी रहा है तो हम उसको निप द इविल इन द बट कर लें। इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस आपकी फील्ड में हो? अच्छा ना, एक तो ये कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहली तो अपना दुआई करें,
क्योंकि चश्मा आ जाना किसी के इख्तियार में नहीं है। अच्छा। तो अगर एक बच्चा अगर आ गया उसको चश्मे का नंबर, ठीक है, मोबाइल्स एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी होती है। उसके अलावा एक एक रिसर्च है जो बाहर के ममालिक में होती है, हुई है इनफैक्ट, कि जो बच्चे 25-30 मिनट बाहर धूप में खेलते हैं उनका चश्मे का नंबर कम आता है। क्या बात है। ठीक है सर, तो ये चीजें अब हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल्स कम से कम इस्तेमाल होने चाहिए। सर कोई अगर कम से कम के बजाय आपको टाइम डिफाइन कर, टाइम नहीं कर सकते ना, हर आदमी का कम अलग है। जितना कम हो सके, जितना मिनिमम हो सके उसकी एक्टिविटीज मिनिमम हो जाए। अगर बहुत ही अगर कोई आदमी है जैसे कोई उसने सारी प्रोजेक्ट उसमें बनाने हैं तो ठीक है, आप ब्रेक ले लेके बनाने, इसमें आप बच तो नहीं सकते। अब मैं ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलूंगा भाई आप सन टैन क्यों हो रहे हैं, तो वो कहेगा भाई मेरी जॉब है। जॉब इज ओके, लेकिन अगर मैं खाली जाके बैठ जाऊं अपनी छत पे, तो वो तो फिर मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। टाइम लिमिट हम नहीं दे सकते। मैं किसी को 1 घंटा बोलूंगा तो वो हो सकता है उसको जरूरत ना भी तो 1 घंटा करे, और किसी की जॉब है वो 1 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, वो तो घर बैठ जाएगा बेचारा। ठीक है, तो हम सर कोई ऐसा फिल्टर्स नहीं लगा सकते, कोई इसके स्क्रीन टाइम किस तरह हम सेफ नहीं बना सकते हैं? मतलब स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, फर्ज कह रहे हैं कि भाई मुझे स्क्रीन टाइम अब मेरा करना ही है, मेरा काम ही यही है, तो उसको कोई मैं फिल्टर, जैसे कि मुझे याद है बचपन याद आ गया, शुक्र है परवरदिगार का कि एकदम से बात याद आ गई कि वो इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ना एक फिल्टर की तरह लटका लिए जाते थे, वो चीज आ गई थी, तो हालांकि वो बिल्कुल गायब हो गया। अब तो इसमें आ गए ना, अच्छा, मोबाइल्स में आ जाता है कि भाई ब्लू फिल्टर्स आ गए और ये फिल्टर आ गया, वो फिल्टर आ गया, तो वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन। अगेन ब्लू फिल्टर क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट इज डेंजरस फॉर इस तरह कोई प्रोटेक्टर्स अगर कोई मशवरे आप जैसे उसमें एक तो आप उसमें लगाने अपने मोबाइल्स में या अपने स्क्रीन में या अपने लैपटॉप में। दूसरा ये कि पानी से अपनी आंखों को ना धोएं, जस्ट रिवीजन ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड अर्लियर। 2-3 चीजें एक ही होगी। उसके बाद क्या होता है कि सर जब हम कोई भी काम करें लैपटॉप वालों, अब बड़ा रुक के इसलिए बोल रहा हूँ, there's a formula which is known as 20-20-20। ओके, 20 मिनट अगर मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ तो 20 सेकंड के लिए मुझे 20 फुट दूर कुछ देखना चाहिए। अब मिसाल के लैपटॉप पे काम किया, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब मैं थक जाऊंगा या जब मुझे एंटरटेनमेंट लेने होगा, थक करके मोबाइल उठा लूंगा। ठीक है सर, मोबाइल ऐसा है जैसे स्प्रिंट मारना, डैश मारना, तेज भागना। लैपटॉप ऐसा है या मॉनिटर ऐसा है या डेस्कटॉप ऐसा है जैसे जॉगिंग करना। अब एक आदमी जॉगिंग करके घंटे तक थक जाए, अब आप मुझसे बोले आप मेरे कोच हैं, शाह भाई जाइए स्प्रिंट मारूंगा, अब मैं स्प्रिंट कैसे मारूं? तो हमारी आंखें मोबाइल में और थक जाती हैं, फटीग्ड हो जाती हैं। तो 20-20-20 मतलब है जब इंसान 20 मिनट बाद 20 फुट दूर कुछ देखता है, उस वक्त आई के मसल्स है ना वो रिलैक्स कर जाते हैं, और ये वो टाइम है जब अल्लाह ताला इन आई के मसल्स में एनर्जी दोबारा प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है सर, वो सारे एटीपी प्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग जो हमने सुना, माइटोकॉन्ड्रिया सारी, मैं डिटेल में जा रहा है। अब वो दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, अब वो दोबारा काम करना शुरू करेगा। तो हर 20-20-20 बड़ा मुश्किल है इसको फॉलो करें, तो रफली हर बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। 20 मिनट बाद थोड़ी देर के लिए तो कौन क्या खा रहा है, बिल्कुल खिड़की से बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि दूर का देखने के क्या फवायद हैं, यानी कि फर्ज कीजिए कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई जो है वो कैदोबंद की सोबतें कोई गुजार रहा है, उसके बनिस्बत कोई एक आज़ाद बंदा है, तो एक्चुअली फ़र्क क्या पड़ रहा है? अब आप मुझे यहीं पर सारी आप ये दरवाज़ा बंद करके मुझे यहीं कैद कर दें, सारी सहूलियत दे दें, बट इन सम टाइम आई वुड वांट टू गो एंड सी द स्काई। ये कुछ ना कुछ फितरत ने मेरे अंदर कुछ रखा हुआ है इसका मतलब। सर दूर के देखने की कितनी नेसेसिटी है, कितना ज़रूरी है दूर का देखना रोज़ की बुनियाद पर? क्या कोई इफ़ादियत है इसकी या वी डोंट थिंक सो? बस रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो जाती हैं। सर साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि नहीं जी, अब दूर देखने से मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। नहीं, साइकियाट्रिस्ट होंगे ना वो काबिल आदमी, मैं तो खुद साइकियाट्रिक मरीज हूँ। सर यू अफर्म इट और यू डिसएग्री? नहीं, हो सकता है। देखिए वही वाली बात है ना कि मैं एक पिक्चर को एक ही एंगल से देख सकता हूँ। और एक और बात कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, अपने जूनियर्स को भी कहता हूँ कि नो वन इन दिस वर्ल्ड नोज एवरीथिंग। राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे नहीं आती। नहीं, तो हो सकता है कि देखने वालों में से किसी के पास का कोई जवाब मौजूद हो जो आपके लिंक में वो नीचे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो आई मसल रिलैक्स करते हैं, सर्टेनली वो डेफिनेटली वो अपना ये पॉजिटिविटी या अपने ये सुकून जो है वो ऑफ कोर्स ब्रेन तक जा ही रहा है। बस वो रिलैक्सेशन होती है। वंडरफुल सर। सर ये जो आपकी सर्जरीज हैं, लेजिक सर्जरी हो गई, ये कैटरेक्ट के लिए सर्जरीज हो गई, सर इनकी इंडिकेशंस अगर कुछ बता सकें, कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है, कितनी अफादियत है, कितने फायदे में रहते हैं, क्या सक्सेस रेट है या क्या कॉम्प्लिकेशंस? लेसिक
लेसिक जहाँ तक हम बात करें बड़ी एडवांस सर्जरी है। आजकल अक्सर जो है यंग लोग मेल फीमेल दोनों लगभग करवा रहे हैं। उसमें चश्मे का नंबर जो है वो उतर जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि हर आदमी उसका कैंडिडेट नहीं होता। तो हमें उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती है, इसको हम अपनी जुबान में कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। कॉर्नियल टोपोग्राफी क्या होती है कि हमारी जो आंख, जिसमें मैंने बताया इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, वो कॉर्निया होता है, उसकी थिकनेस देखनी होती है, उसका कंटूर देखना होता है, वो क्या यूनिफॉर्म है, वो अप एंड डाउन तो नहीं है। तो उसकी जब तक हमारे पास एक्चुअल पिक्चर नहीं आती, एक बहुत कहना चाहिए कि एक मशीन होती है, उसके पेंटाकैम्स हैं, ऑप्स्कैन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, जिससे उस कॉर्निया की लेयर्स को चेक किया जाता है, क्या वो इतनी मोटी है कि हम ये नंबर हटा सकते हैं, क्या वो इतनी यूनिफॉर्म है कि वो ऊपर नीचे तो नहीं है कि हम उस पर नंबर ना हटा सकें। तो सबसे पहले तो ये देखें कि भाई हमारा कॉर्निया जो है वो इतना हेल्दी है। सेकेंड पॉइंट ये देखना पड़ता है कि हमारा रेटिना वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो जो कॉर्निया पे लेजर्स आती हैं या जो मुआयना किया लेजर सुनी, इनफैक्ट जो मुआयने के ऑपरेशन के दरमियान जो हम कुछ मैन्यूवर्स करते हैं, उसके लिए रेटिना उसको सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर तो रेटिना स्ट्रॉन्ग है तो फिर बिल्कुल करते हैं। तो इसकी तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके लिए 20 ईयर्स से ऊपर, कम से कम 20 साल से ऊपर, कुछ लोग 18 साल भी लेते हैं, लेकिन आप सेफ रहिए, 20 साल से ऊपर रहिए। और एग्जामिनेशन जरूर करवाएं आफ्टर हैविंग इन्वेस्टिगेशन। एवरीवन कैन नॉट हैव दिस सर्जरी लेसिक। और अच्छा, लेसिक में और भी बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें आपको फैक्टो लेसिक भी कहते हैं, कंटोरा लेसिक भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लेसिक भी कहते हैं, बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी आंख कैसी है, उसका नंबर कैसा है, उस हिसाब से उसको लेसिक एडवाइस किया जाता है। कैटरेक्ट, ये सर हो गया आपकी 60 साल 65 साल 70 साल के। अच्छा, कैटरेक्ट पैदाइशी बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। लेंस कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट आम फहम में उसको मोतिया कहते हैं। मोतिया क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में जब ये सफेद हो जाता था बिल्कुल, तो उसको वो जो मोतिया का फूल होता है उससे तशबीह देते थे। तो उसमें जब भी पेशेंट की विजन, दुनिया भर में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट स्टेटस ऑफ विजन, मरीज अपनी मौजूदा नजर से मुतमईन नहीं है, तो अपना मुआयना करवा रहे। उसमें फिर बेसिकली शुरू में जो कैटरेक्ट होता है वो कॉन्ट्रास्ट खराब करता है और फिर क्वांटिटी खराब करता है। तो मुआयना करवाते रहे 60 साल के बाद रेगुलर तौर पे। और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो अपना मुआयना तशखीस के बाद साल साल में एक दफा जरूर करवाते रहें, क्योंकि डायबिटीज जो है वो दिमाग, आंखें और गुर्दे, इन तीन जगहों को वो असरअंदाज करती है और बगैर बताए करती। तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हम रेगुलर मुआयने के लिए आए थे, बल्कि फौरन डॉक्टर साहब हमारे डायबिटोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि आंख का मुआयना कराने कराया तो पता चला अब तो जनाब उसकी स्टेजेस होती हैं, काफी हद तक वो आगे पहुंच चुके हैं। ग्लोकोमा जिसे कहते हैं सर? नहीं सर, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी। ग्लोकोमा आम फहम में उसको काला पानी के नाम से कहा जाता है। काला वाला पानी आंख में कुछ नहीं बनता। पुराने जमाने में ये था कि भाई काला पानी कोई चला गया तो वो मर के आएगा। तो शुरू में ग्लोकोमा की जब ट्रीटमेंट नहीं थी तो उसको उन्होंने काला पानी कह दिया। इसमें कोई काला पानी नहीं बनता, इट्स जस्ट लाइक द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ग्लोकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ता है, आंख में एक पानी होता है जो बनता है और बाहर निकलता है। या तो बहुत कम लोगों में पानी ज्यादा बनता है, ये रेयर कॉजेज है, लेकिन एक्चुअली जो ड्रेनेज है आंख से बाहर निकल के वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो आंख का जो प्रेशर वो बिल्टअप होता रहता है, बन तो रहा है मगर एग्जिट नहीं हो रहा, बन तो रहा एग्जिट नहीं हो रहा, तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है और आंख के प्रेशर को बढ़ाता है। आंख का प्रेशर जब बढ़ता है तो वो जो आंख की नस है उस पर प्रेशर डालता है और फिर लोगों की नजर खराब हो जाती है। वे आउट होता है सर इसका, मतलब उसको बिल्कुल ड्रेन कर ले? नहीं, जी हाँ, ड्रेन तो एक सर्जरी होगी जो आखिरी चीज है। उससे पहले दवाएं होती हैं, लेजर्स होते हैं। अब तो लेजर जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आ गई, लेजर्स भी हैं, दवाएं भी हैं, सर्जरीज भी हैं। सर्जरीज में भी बहुत सी अकसाम हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी ग्लोकोमा है तो वो बिल्कुल ना सोचे कि अब खत्म हो गया, फौरन जाके इलाज करवा लें। हाँ, ये है कि ग्लोकोमा में जो डैमेज हो गया है वो रिवर्स नहीं होता, अगला डैमेज तो ना हो ना कम से कम। सर डैमेज थोड़ा सा अगर मुझे स्पाइन साहब समझाएं। मैं समझ रहा हूँ कि नर्व इम्पिंजमेंट हो रही है तो या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस वजह से वो डिमेश हो जाएगा। जब ब्लड नॉर्मल सर्कुलेशन में आएगा तो वो रिवर उसी कंडीशन में उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एक्चुअली टिश्यूज डैमेज हो चुके होंगे तब तक। एक्चुअली जो आई की लेयर है, रेटिना से हम कहते हैं, उसके अंदर 10 लेयर है मजीद। अब उसके अंदर जो एक नर्व फाइबर लेयर हम जिसे कहते हैं, तो वो बेसिकली ब्रेन की जैसे न्यूरॉन्स है उसके अंदर, तो वो डैमेज होते चले जाते हैं और ब्रेन सेल जो है वो बहुत मुश्किल से रीग्रो करता है। जब
ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो वो डैमेज हो गया। आप सपोज 1.2 मिलियन है मिसाल के तौर पे, तो उसमें से खुदा ना खासा सपोज किसी के पास 10 है, आम लफ्जों में, तो 10 में से अगर 2 डैमेज हो गए, अब 8 तो बच गए ना उसकी, तो वो 2 तो डैमेज हो गए, वो रिवर्स में खुदा ना खासा किसी के 6 हो गए, तो अब वो 4 पे तो वो ना कॉम्प्रोमाइज ना करे ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो डैमेज हो गया 6 का, कम से कम वो वापस नहीं आएगा, अगले 4 तो बच जाए। सर क्या कोई ऐसी आँखों की प्रॉब्लम्स या आँखों के मसाइल या आँखों की कोई बीमारियाँ हैं जो कि हमारे अपने हाथ से जो है या हमारी अपनी लाशऊर से या अपने किसी गलत कामों से मुराद है अपनी किसी गलतियों की वजह से होती हों? फ़र्ज़ कर लीजिए कि स्मोकिंग से दिल का दौरा पड़ सकता है। अब ये लंबी चेन है कि स्मोकिंग कैसे दिल के दौरे पर लेके जाती है, मगर 100% लेके जाती है। तो क्या इस किस्म की भी कोई हमारी हैबिट्स हैं जिस वजह से जो है हमारी आँखें खराब होती हों? बाइकर्स को ले लीजिए, हुँ, हुँ। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स को ले लीजिए, ठीक है। सारी वही चीज जो हमने अभी डिस्कस करी। उसके अलावा कोई हाँ, कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज वालों को ले लीजिए, हुँ, हुँ। तो वो जो भी नेचर है, जो नेचर को डिस्टर्ब करेगा, हुँ। तो खामियाज़ा भुगतेगा। वक्त भुगतेगा। सही। अच्छा सर, सेंस ऑक्सीपिटल एरिया जब हमारे बैक ऑफ द हेड पे होता है, सर वहाँ पर किसी किस्म का ट्रॉमा या बचपन में बच्चे उस तरफ गिर जाते हैं, क्या उसके कोई ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं इसके ऊपर? असल में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वही जो जी, जी। आती है ना, इसको हम ऑक्सीपिट के बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल टिप पे कहते हैं, जी। ऑक्सीपिट कॉर्टेक्स हमारे पास होता है यहाँ पे। हुँ। तो हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, ब्रेन में डिफरेंट एरियाज होते हैं। जी सर। आपको पता है 44, 40 इस तरह से एरियाज, तो हमारे पास भी ब्रोकाज एरिया है, वो बोलने वाला है, वर्निंग समझने वाला है, तो विजुअल सेंटर हमारे यहाँ होता है। सर। जी हाँ, जब कंकशन इंजरी होती है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ऑक्सीपिट अगर डैमेज हो जाए, तो विजन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको विजन का सेंटर पोर्शन क्या है कि पेरिफेरल इर्द गिर्द का एरिया क्या है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन के ट्रॉमा किस किस्म का है। शायद उससे बचाव के लिए भी हेलमेट लाज़मी है। हेलमेट सर, कितने ऑफ़न जो है वो हर किसी को जो बिल्कुल ठीक भी हो उसको आपके पास आके ऐसे ही अपनी आँखों का मुआयना कराना चाहिए? कोई इसके हवाले से कोई गाइडलाइन है? साल में एक देख, अगर एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, हुँ, हुँ। साल में एक मरतबा, किसी का चश्मा लगा हुआ है हुँ। और बच्चा है तो 6-6 महीने पे आता रहे। सही। ठीक है सर, 20 से 40 तक हमारे पास चश्मा चेंज नहीं होता, तो जो लोग 20-22 साल के, 24 साल के हैं, वो अगर साल में एक दफा भी आ जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं। हुँ, हुँ। ग्लूकोमा जो मैंने बात की, ग्लूकोमा का पेशेंट हर 2 महीने पे आके अपने आँख का प्रेशर चेक करवाएगा। हुँ, हुँ। शुगर का पेशेंट, अगर उसको कोई असर नहीं है, साल में 1 मरतबा, थोड़ा बहुत असर आए 6 महीने, ज़्यादा असर आए 3-3 महीने पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके आई के डॉक्टर किस स्टेज पे आपको बताते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें हैं। सर क्या कोई कंजेनाइटल से मेरी मुराद पैदाइशी तौर पर कोई ऐसी आँखों के मसाइल होते हैं, जो कि ऐसे तो नहीं पता चलेंगे, आगे चल के कोई 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद जो है वो रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को तो सिलिंड्रिकल विज़न था। सर क्या इसको कोई अर्ली डिटेक्शन इसकी हो सकती है? और क्या ऐसे कोई इस तरह के हमारे पास प्रोसीजर्स हैं कि जो हम अर्ली करेक्ट कर लें? मिसाल के तौर पे सर माज़रत चाहता हूँ, चूँकि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ को अपने मिसालों में सोचता हूँ। अब क्लेफ्ट लिप पैलेट है, आधा तालु है, तो हम उसको अर्ली करेक्ट कर लेंगे तो बच्चे को कल को जो है मुस्कुरा सकेगा। देर से करेंगे तो एक उसकी लकीर सी रह जाएगी। तो इसी इसी पैराए में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास भी कोई ऐसे मसाइल या उनका हल होते हों? देखिए, जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, प्री मैच्योर बर्थ, बच्चे, जी हाँ, प्री वक़्त से मैच्योर, पहले जनाब, पैदाइश। जनाब, जो एक स्पेसिफिक 30-32 वीक से पहले-पहले हो जी, जाते हुँ, हैं और जिनका वज़न 1.5 किलो से कम होता है पैदाइश के बाद, ये वो बच्चे होते हैं जो अमूमी तौर पे एक ऐसे इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन हाई कॉन्सन्ट्रेशन में दी जाती है। अगर ये ऑक्सीजन हाई कॉन्सन्ट्रेशन में दी गई, तो पर्दा जो है वो डैमेज हो जाता है, उसपे गैर ज़रूरी खून की शरेयानें बन जाती हैं और वो ब्लीड भी कर सकती हैं, पर्दा अपनी जगह से हुँ, हटा भी सकती हैं। तो अगर किसी का खुदा ना खास्ता बच्चा प्रीमैच्योर है, तो उनको तो तकरीबन 1 महीने, पैदाइश के 1 महीने बाद, क्योंकि आम तौर पे 1 महीने बाद उसका मुआयना होता है। 1 महीने बाद फ़ौरन जाके आई के डॉक्टर को दिखाएँ, जो पुतली फैला के पर्दे का मुआयना करेगा। ठीक है। ठीक है? ये तो वो चीज़ें होंगी। जहाँ तक चश्मे का सिलिंड्रिकल नंबर हो गया, उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि जैसे ही बच्चा कोई पिक्चर्स, अल्फ़ाबेट्स पिक करना शुरू करे, उसको किसी क्लिनिशियन के पास ले जाएँ, जिसके करीब में चश्मे की दुकान ना हो, ताकि आपको ये दिल में ना आए कि चश्मा, ये इसका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। तो बस एक क्लिनिशियन से नज़र चेक करा, दैट्स सही है तो ठीक है। सही। सर आपने बड़ी ज़रूरी बात की और ये वैसे तो मैंने आपसे सवाल पूछना ही था कि सर कुछ ऐसे ख़त-व-ख़ाल, कुछ ऐसे पैरामीटर्स बता दीजिए। अब सब हर कोई आपके पास आना चाहेगा मगर आपके पास नहीं आ सकते। एक तो सर आप माशाल्लाह महँगे डॉक्टर हैं, नहीं, मैं कराची के नहीं भाई, सबसे मैं ऐसी कराची के सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल बदनाम करवाओगे तो आपको। माशाल्लाह नहीं आपकी अचीवमेंट है सर माशाल्लाह आप हमारे पाकिस्तान के इतने नामवर अस्पताल में नामवर डॉक्टर हैं। मगर हर कोई अब दूसरे शहरों से हो सकता है, किसी दूर-दराज़ इलाके से हो सकता है। हमारा शहर ही माशाल्लाह 2 कितने मुल्कों से ज़्यादा तादाद लगता है लोगों की, उसके बावजूद भी गिनती सही नहीं होती। सर
तो कुछ ऐसे खलखाल बता दीजिए जिसके बुनियाद पर लोग ये जज कर सकें कि ये अच्छा आँखों का डॉक्टर है। इसकी मैं मिसाल आपको ये दे दूँ कि अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि अच्छा डेंटिस्ट क्या होता है, तो मैं उसको यूँ कहूँगा कि जो तुम्हें कंज़र्वेटरी प्रोसीजर पता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे कहें कि व्हाइटनिंग करा लूँ, तो मैं कहूँगा यार आपको ज़रूरत नहीं है। अपने हालाँकि शायद ये सिर्फ़ परवरदिगार ही मुझे इसका सिला दे सकता है कि मैंने अपने ₹25,000 पे लात मार दी, मगर मैंने सच ये अर्ज़ कर दिया कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के तहत जो है वो जो काम कराओ वो बेहतर है। तो ऐसा मैं ये कहता हूँ कि ये खद-व-ख़ाल होने चाहिए कि आप इस तरीके से जज कर लें कि वो आपको सिर्फ़ नेसेसरी काम करवा रहा है या उससे ओवरडू कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये सवाल मैं आपसे पूछ लूँ कि अच्छा आँखों का डॉक्टर कौन होता है? तो कुछ हद-व-ख़ाल कुछ पैरामीटर्स, कुछ यार्डस्टिक अगर आप बता सकें। सही। वैसे सिर्फ आँखों का ही नहीं, हुँ। कोई भी डॉक्टर ईमानदार हो और काम जानता हो। ओके। तीसरा चीज़ वो क्रिकेट खेलता है, वो क्या करता है, हमें उससे कोई ताल्लुक, मोबाइल यूज़ करता सर क्या? ये क्रिकेट खेलने की मिसाल आपने सेंसर से तो नहीं दे दी? अच्छा, खैर, तो अब वो या तो अगर उसको काम आता हो और ईमानदार हो। अब ये वाक़ई समझ में नहीं आता कि कौन ईमानदार है, कौन नहीं है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 1992 या 4 की बात है, खैर मैं तो उस वक़्त स्कूल में होता था। हमारे उसमें इस मिसाल आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको उसका जवाब मिल जाए। हमारे एक उस्ताद बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने एक लेज़र एक किसी को बोला कि इसके आँख के पर्दे पे सुराख है। उसको लेज़र बोला। उन्होंने कहा चार्जेज़ कितने हैं? उन्होंने कहा जी ₹15,000। लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र, पर्दे पे लेज़र करता है। उस ज़माने में ये लेसिक चश्मे का नहीं आया था। तो ₹15,000 उन्होंने 92-93 की 92 बात है। में, ओह हाँ, माय गॉड! तो वो क्योंकि इक्विपमेंट महँगे। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, जैसे अब मैं आईफ़ोन जाके बोलूँ मुझे 10,000 का दे दो, तो वो कहेगा भाई नहीं हो सकता। खैर, तो 3 से 4 महीने गुज़र गए, वो मरीज़ ही नहीं आया। तो इत्तेफ़ाक से वो जो पेशेंट लेके आए थे साहब, 4 महीने बाद उन्हीं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि वो मैं जो हूँ किसी और को लेके आया। तो जब पूरा उन्होंने मुआयना कर लिया दूसरे मरीज़ का, तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो था पेशेंट वो कहाँ है? तो मुस्कुरा और कहने लगे कि आप बुरा तो नहीं माने? कह रहे नहीं, आप बताएँ उसका इलाज हुआ? कहने लगे इसका इलाज हो गया। क्योंकि मैं उसको 2 अलग डॉक्टर्स के पास लेके गया। एक ने मुझे 65,000 बताए, 65,000, दूसरे ने मुझे 70,000 बताए। तो मुझे ये गुमान हुआ कि आपको पता भी कि आप क्या करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। वो ये कहने लगे कि भाई प्रॉफ़िट लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ईमान की कमज़ोरी बहुत आराम से इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है। हुँ, हमेशा एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएँ। हुँ, क्योंकि आप जैसे सर व्हाइटनिंग की बात कर रहे हैं, या आप जैसे उसकी स्केलिंग की बात करेंगे, मैं डेंटिस्ट के सामने इसलिए नहीं मुस्कुराता कि पता चल जाता है कहाँ का दाँत खराब है। तो ख़ैर, हमारे पास सर क्या है, कैटरेक्ट। चश्मे का नंबर किसी का नहीं उतर सकता, हम कहा हाँ, हाँ, उतर जाएगा, और हम कम नंबर उतार के कहते हैं, हाँ भाई इतना तो हो गया तुम्हारा। कैटरेक्ट अगर किसी को बोल दिया मुझे मोतिया है, ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं, कल सुबह ऑपरेशन कराने। मैंने बोला है, डॉक्टर आदिल के पास चले भाई, आप जाके दिखाएँ। आपको दिखा दें, किसी और को दिखा दें, मतलब 2 लोगों को ज़रूर दिखाएँ। मैं लोगों से कहता हूँ जो आप जूते पहनते हैं वो भी 2 दुकानें घूम के खरीदते हैं। किसी डॉक्टर ने कुछ बताया है, हो सकता है उसने सही बताया हो, लेकिन हर इंसान की नॉलेज कहना चाहिए कि महदूद है, और हर इंसान सही भी नहीं होता। हुँ, हुँ। तो आप 1 से सेकंड 2 का ओपिनियन। ओपिनियन ज़रूर लीजिए, और अगर 2 मैच कर जाएँ, फिर आप बिस्मिल्लाह करें। वंडरफुल सर। सर कुछ मिसकंसेप्शंस जो आपके पास अक्सर लोग आते हों, उनसे आप ऐसी बातें सुनते हो जो आपको लगता हो कि यार ये समझ ही नहीं आ रही कि इस बात की बुनियाद क्या थी? मतलब इतनी बेबुनियाद बातें हमारे सर मेडिसिन के शोबे में लोग पता नहीं कहाँ से अख़ज़ कर लेते हैं। मैं तो जब भी मैं कोई ऐसी बात सुनता हूँ, मैं ये पूछता हूँ आपने सुनी किससे? वो कहते हैं फलाँ से। तो मैं कहता हूँ अगली बार लेके आना, मैं उससे पूछूँगा कि उसने कहाँ से सुनी? ताकि मैं इस चेन को तो ज़रा समझ सकूँ कि भई ये शुरू कहाँ से हुई? तो सर इसके संग कुछ मिसकंसेप्शन जो आप क्लियर करना चाहें? गाजर से चश्मे का नंबर उतर जाता है, ओके, वेरी गुड ठीक है सर। सर? और सौंफ खाने से चश्मे का नंबर उतर जाता है। ओके सर। घास पे नंगे पैर चलने से चश्मे का नंबर उतर जाता है, हाँ, हाँ। ठीक है? अपनी थूक आँख में लगाने से पता नहीं। अच्छा। ठीक है सर? और उसके अलावा हाँ, अरके गुलाब जो है वो आँखों में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, कतई तौर पर नहीं। मैं इत्तेफ़ाक से मैं एक दुकान पे खड़ा था, मैंने देख भी लिया अरके गुलाब में लिखा है आँखों के इस्तेमाल के लिए। अरे वाह! उसने एफडीए ने अप्रूव कर दिया, कौन सुन सकता है? तो ये चीज़ें हो गई, और टीवी देखने से चश्मे का नंबर आ गया। बच्चा करीब से देखता था ना, इसलिए आ गया टीवी के चश्मे, ऐसा भी नहीं होता। और यस, एक पेशेंट अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, एक पेशेंट बच्ची है, चश्मा कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आए, उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे नहीं पता उनकी सास थी, उनकी वालिदा थी, मैं नहीं जानता। ना मैंने पूछना मुनासिब समझा। मैंने कहा बेटा आप चश्मा पहना करें, कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। तो फौरन वो खत्म, नहीं, नहीं डिफेक्ट तो है ना ये डिफेक्ट नहीं है, क्या ऐसा क्या किस डिस चश्मा पहनना। अच्छा, वो बच्ची ने चश्मा मैं पहना। समझ गया हाँ। अब वो आम, मैंने कहा ठीक है बेटा, शादी है, ठीक है, जैसे आपने कहा ठीक है, हम मेरी बेटी है, वो भी शादी में जाएगी तो मेकअप करेगी, जाएगी तो सही, तो हम बच्चों करेंगे, लड़कियां करेंगी, इसमें कौन सी बात है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसको डिफेक्ट ना समझे।
सर मैंने बाखुदा मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि एक लड़की ने शिकायत की थी कि मुझे रिश्ता उन्होंने मना कर दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं चश्मा पहनती हूँ। सर मेरे सामने बैठ के गई बच्ची, अच्छा। उसने लेसिक करवाना था और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने है, तो मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी, मैंने बस सॉरी यूं करके बोला है और उसकी आंख से आंसू। Yes. उसकी वालदा सामने बैठी थी। अच्छा अब बच्ची रो जा रही, मैं क्या बोलूं? तो वालदा कहने डॉक्टर साहब इसकी शादी कैसे होगी? उसके बाद यकीन कर मैं राउंडर खड़ा हुआ, मैंने कहा हमारी मेरी अपनी बेटी चश्मा पहनती है, मेरी बहन पहनती, मेरी बेगम साहब चश्मा पहनती, मेरी भतीजी पहनती है। पता नहीं कौन से सर जाहिलत है, पता नहीं कौन से जाहिल लोग हैं सर। तो बस वही है सर जो सारी कॉस्मेटिक लगा लगा के रोजाना कॉलेज पहुंचते हैं, एक फेक सूडो वर्ल्ड में हम दूसरों को कहते हैं कि इसमें रहो। पैथेटिक सर। सर आपने गाजर घास पे चलना और बीच में सौंफ का पानी भी। अच्छा सौंफ के पानी पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर गाजर भी जरूर खाया करें और नंगे पाँव घास पे चला भी जरूर करें। हाँ उससे ये तो ना करें कि आपकी हाँ आंख हाँ, ये वो गाजर से में रेटिना जो है ना, जी, उसके सेल्स एक्टिवेट होते हैं मगर नंबर नहीं उतरता। ओके। तो ये बचा मतलब अच्छा मतलब स्टिल माशाल्लाह गाजर इज बेनिफिशियल फॉर द आईज। एब्सोल्युटली। ओ भाई अल्लाह ने जो फल सब्जी उतारी है वो फायदेमंद है, लाजमी। हमारी समझ में नहीं आ रही। यकीन है सर। अर्के गुलाब लोग अक्सर जो है वो इसके सर जरा मैं चाहता हूँ आप इस पर मजीद कमेंट करें कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। भाई पहली बात तो गुलाब का जितने का आता है 100 150, ठीक है। अब मेरी शादी को 21 साल हो, अगर मैं आज अगर अपनी बेगम को फूल देना चाहूंगा तो वो 150 रुपए का नहीं मिलता। बिल्कुल सर। ठीक है, मैंने टू बी ऑन मोर सेफ साइड बेगम का नाम ले लिया। तो वो डेढ़ कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान आपको बोतल में गुलाब का डाल के उस पे अपनी प्रमोशन लगा के सेल्समैन का प्रॉफिट निकाल के अपना प्रॉफिट निकाल के 100 रुपए बेच देगा, 150 में बेच देगा केमिकल्स और स्टेरॉइड्स उसमें। तो बिल्कुल कतई तौर पे इस्तेमाल ना करें, अर्के गुलाब मुंह पे छिड़क लें। अच्छा अगर वो अर्के गुलाब हो भी तब भी तो क्यों भाई, कौन सी लॉजिक आ गई? कोई नहीं है, मतलब अर्के क्यों डाल रहे हैं गुलाब गुलाब आंख में? ठीक है। अभी हमने आंसू नहीं पढ़ा ना, हमने अपना आंसू पढ़ा ही नहीं है। बेशक बेशक। तो जब उसको पता चल जाएगा ना मेरे पास क्या है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, हम लोग छोटे थे 90s में, तो एक आइसक्रीम आई थी सर, अब तो काफी लोग खाते हैं, उस जमाने में तो वो आइसक्रीम खाना क्या, उसका डब्बा भी मिल जाए तो बड़ी बात है, मोवनपिक। तो मोवनपिक चली नहीं। तो फिर क्या हुआ जनाब, इस आवाम को समझाने के लिए एक ऐड आया जो मेरे जमाने के उनको शायद याद होगा। मोवनपिक सम पीपल से मोवनपिक इज एक्सपेंसिव, रॉन्ग। मोवनपिक इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। फिर उन्होंने बताया कि भाई हम आपको जो चॉकलेट है वो कहाँ से मंगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मंगा रहे हैं, फला चीज कहाँ से मंगा रहे हैं। तो हमें ये पता ही नहीं था कि हम खा क्या रहे हैं। इसी तरह से हमें यही नहीं पता कि हमारी आंख में जो आंसू हैं वो हैं क्या। जिस दिन हमें पता लगा ना अल्लाह के खौफ वाले आंसू तो अलग चीज है, जो आंसुओं की वर्थ है हमें पता ही नहीं, हम पानी मार मार के उनको निकाल रहे होते हैं। मतलब परवरदिगार ने कुरान में ये कहा अलम नजअलहु ऐनैन, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हें आंखें कैसे दी। किस तरह उसकी प्रोटेक्शन की हुई है, किस तरह उसको साफ रखने का मैकेनिज्म दिया हुआ है, किस तरह उसके ऊपर वाइपर दिए हुए हैं। सो मेनी थिंग्स, ये सारी आई लैशेज, आईब्रोज इसलिए कि ऊपर से कोई पसीना या कोई गंदगी उस तक ना पहुंच सके, आई लैशेज कि कोई सामने से जो है कोई डस्ट उस पर ना आ सके, कुछ अंदर आ भी जाए तो फिर ये आंसू जो उसको क्लियर कर लें। It's a factory that is still yet to be explored despite thousands of years of human history. सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशनल जर्नी, सिंस मैं इतना हमने लोगों के नफ़ा की बात की तो मैं कुछ अपनी फ्रेटर्निटी के नफ़े की भी बात करूं। सर कितने ईयर्स लगते हैं बिगनिंग फ्रॉम 9th क्लास टू बिकमिंग एन ओरल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट? बिकॉज 9th क्लास मैंने इसलिए कहा कि वो 9th क्लास होती है सर कि जब बंदा ये डिसाइड करता है कि अब मैंने इस रास्ते को लेना है। जो लोग कहते हैं ना कि जी एमबीबीएस के पहले दिन से एमबीबीएस की जर्नी शुरू हुई, मैं कहता हूँ नहीं जी आप गलत सोच रहे हैं। 9th क्लास से ये जर्नी का आगाज होता है। सो सर मुझे ये अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता सके, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, कितनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है प्लीज। बिल्कुल सर, आप क्योंकि टीचर है माशाल्लाह, ठीक है ना, तो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। कि जितने शुरू के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है वो आगे वालों को नहीं होती। बिल्कुल, तो आप ये असेस कर सकते हैं 9th वाली बात। अच्छा होता क्या है कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन किसी से होती है, मैं उसकी उसमें डिटेल में जाए, लोगों को इंटरेस्ट मेरी लाइफ से नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है कि हाँ व्हाट इज द पैथ। तो 9th मैट्रिक या ओ लेवल्स, और फिर उसके बाद फिर वो वहां वो 9th मैट्रिक वाला बच्चा जाएगा इंटर में, 2 साल वहां पे, 4 साल 9th मैट्रिक, वो चला जाएगा ए लेवल्स। आई थिंक ओ के 3 होते हैं, ए के आपके वो हो गया, तो 4 5 7 तो ये हो गया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज 5 साल, मेडिकल कॉलेज के बाद 1 साल हाउस जॉब हो गए सर, 6 साल। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन के टेस्ट देने पड़ते हैं।
थैंक यू सर, आपने यहाँ से बात शुरू की, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब सर क्या होता है कि अब हम स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो अब जमाना भी यही है कि सर मैं पिज्जा के लिए एक खास पिज्जा की जगह पे जाऊंगा, चाइनीज में जाके वहां जाऊंगा, कॉन्टिनेंटल में जाके अब लोग खाना बहुत कम खाते हैं, आई वुड लाइक टू हैव जापानीज फूड, तो मैं वहीं जाऊंगा, मुझे तंदूर के नान पे मैं तंदूर के नान से खाऊंगा। तो अब दुनिया जैसे एडवांस्ड हो रही है, तो हमें स्पेशलिटी की तरफ ही जाना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल इन मेडिसिन। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ सर, मिसाल के तौर पे एमबीबीएस के बाद, ये एमबीबीएस के 4-5 साल जो होते हैं उसमें डिफरेंट हमारे वार्ड होते हैं, गायनी के हो गए, मेडिसिन के हो गए, सर्जरी के हो गए, ऑर्थो मतलब ये होता है हड्डियों का हो गया, पीड्स के हो गए। उस वक्त बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि भाई ये फील्ड है जो मुझे समझ में भी आराम से आती है, बिल्कुल ठीक। या उसके अब्बा का अस्पताल है उसमें, बिल्कुल इसमें कोई ठीक, बुरी बात वही नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है ना। मैं अगर 50 साल में आके क्लिनिक बना रहा हूँ और एक लड़का है मेरे दोस्त जो उसके अब्बू की क्लिनिक पहले से है, तो भाई वो अल्लाह ने उसको नेमत दी, उसको एंजॉय करो, खत्म। अपने बहुत आप बड़ी को ने दी है उसका। वो वैसे ही है जैसे कोई हबीब ग्रुप का बेटा या हमारे हमारे प्रोफेशन में उसी तरह। हाँ, तो कोई बिल्कुल बात है, अल्लाह की नेमत पे आप क्यों जल रहे हैं किसी से, नहीं, बिल्कुल या आपसे बात मैं क्यों जल रहा हूँ हाँ किसी जी, से। बिल्कुल। तो अब सर हाउस ऑफ हो गई, हाउस ऑफ के बाद हमें स्पेशलाइजेशन अमूमी तौर पे इस वक्त 3 जगहों की स्पेशलाइजेशन टॉप नॉच है, माशा उसमें यूएस, यूके, पाकिस्तान। मैं इसमें 1 2 3 नहीं कह रहा। अच्छा, माशाल्लाह, पाकिस्तान चले, यही बहुत बड़ी बात है सर, आप नहीं, उसको इक्विलेट कर रहे हैं। अब नहीं, बहुत अच्छा है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बताता हूँ इसकी पाकिस्तान की भी किस तरह से, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम वैसे हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेंस होती है। यूएस तो खैर यूके को भी एक्सेप्ट नहीं करता, अगर आप यूके का फार्सिस लेके यूएस चले जाएं तो कोई फायदा नहीं होता। यस, यूएस के लिए फिर आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी होता। अब शायद वो एक कम हो गया है, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ आजकल, कोविड के बाद उन्होंने शायद कम कर दी थी। देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर मैचिंग, कि भाई मैच मिल जाए, फिर वो 4 से 5 साल का उनका जो करियर होता है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है। उसके बाद वो जनाब अपना फाइनल एग्जाम दे के जाते हैं। तो आप ले लीजिए 5 साल तो ये हो गए, 6 साल वो हो गए, 5 साल उस तरफ हो गए, 12 साल का, मतलब अच्छा खासा बाल सफेद हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं ये बता दूं, जो आपने 5 साल गिनवा दिए, उसमें आप तकरीबन 1-2 साल मुझे एग्जाम पास करने के लिए भी दे दें। एग्जाम ओ यस, वो तो सर, वो तो अच्छा, बहुत कम बोल दिया मैंने, 1-2 साल। बस अल्लाह में उसको करम कर। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर कोई अफोर्ड कर सकता, अच्छा मैं आपको इसको बताता हूँ, इस पे आऊंगा, बताता हूँ। ठीक है। यूके में जाते हैं तो यूके में जो है बेसिकली वही, अगेन उनका भी एफआरसीएस है, वही 4 साल की उनकी जो होता है स्पैन, तकरीबन वही है। पाकिस्तान का भी 4 साल का स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, मैं रफली आपने ये एमबीबीएस की हाउस जॉब के बाद का तकरीबन 6-7 साल रखना है, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं वो कि जो हर इम्तिहान फर्स्ट टाइम में निकले। मैं आपको हर इम्तिहान फर्स्ट टाइम का बताया। बिल्कुल, आपने आइडिया से बस। बताइए। अब पाकिस्तान की जो फेलोशिप है उसको हम कहते हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ सर्जन पाकिस्तान। तो वो उनकी जो एफसीपीएस है, कुछ जगहों पे एफआरसीएस में उसके इक्विवेलेंट समझा जाता है, उसमें एनेस्थीसिया है, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। अगर पाकिस्तान का एफसीपीएस एनेस्थीसिया का है, उसकी वर्थ ऐसी है कि वो डायरेक्ट जाके जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी की रजिस्ट्रेशन ले सकता है। पाकिस्तान का जो एफसीपीएस है हमारा, उसकी जब सेकंड फेलोशिप हो जाती, पूरा सेकंड फेलोशिप पूरा एफसीपीएस 2 हो जाता जब, तो वो एफआरसीएस के एक पार्ट को एग्जेम्प्ट करता है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बाकी पोर्शंस को आपको एग्जाम देने। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एफआरसीएस एफसीपीएस पास किया आदमी का एफआरसीएस पास करने का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और एफसीपीएस वाकई बड़ी ड्रिलिंग एक्सरसाइज है, चाहे वो डेंटिस्ट्री की हो, चाहे वो एमबीबीएस की हो। और एफआरसीएस वाले बहुत रहमदिल नेक लोग होते हैं, वो अपने रेजिडेंट्स के साथ वो नहीं करते जो हम पाकिस्तानी एफसीपीएस का करते हैं। बस वो घर का सौदा लाना रह जाता है एफसीपीएस रेजिडेंट को। कब रह जाता है ये कब रह जाता है? ये भी ये हो चुका होता है बहुत लोग, है ना। बहुत नहीं सर, मैं पर्टिकुलरली आपने ट्रेनिंग यहाँ की थी? जी हाँ, मैंने यहाँ किया, उसके बाद फिर मैंने बाहर जाके भी थोड़ा यूके में? जी हाँ, यूके में सीखने का मौका मिला। वंडरफुल। अच्छा, बस ये 4 इयर्स ऑफ आपका एफसीपीएस है, उसके बाद से माशाल्लाह आप कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंट आते हैं, उसके बाद आपके मैं सब स्पेशलिटी में जाता हूँ, तो मजीद फिर 2-2 साल की स्पेशलाइजेशन है। रेटिना की होगी, कॉर्निया की होगी, ऑक्यूलोप्लास्टी की होगी, तो ये इसको हम कहते हैं सेकंड फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक सर, तो यूँ कह लीजिए कि ऑल टुगेदर 14 इयर्स सेफली कह लो, बिगनिंग फ्रॉम एमबीबीएस, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद सर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, कि कितनी इजीली आपको जॉब मिल जाती है, और उस जॉब के कितने प्रोस्पेक्ट्स, कैसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये याद रखिए कि
कभी भी पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के पैसे से मवाज़ना ना करें, ठीक है। वरना कभी नहीं जाएँगे। मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो वहाँ पर ये बताओ 2003 या 4 की बात, उस ज़माने में एक एसएचओ कहते हैं सीनियर हाउस ऑफिसर यूके में, तो उसकी सैलरी कट-कटा के मिलती थी उसको 2200 पाउंड या 200 पाउंड। ठीक है सर? और मुझे याद है लंदन की बसों पे लिखा होता था कि इफ यू वांट टू ड्राइव वी कैन टीच यू, यू विल अर्न, इफ यू वांट टू ड्राइव वी कैन टीच यू हाउ टू ड्राइव अ बस, यू विल अर्न 500 पाउंड्स पर वीक। पर वीक 5 4 20 बराबर हो गया। ठीक है सर? तो ओके। कंपैरिजन आप मत करें कि पाकिस्तान में कितना पैसा कमा रहा हूँ और बाहर कितना कमा रहा हूँ। जिसके अपने स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, फैमिलीज हैं, कुछ और इश्यूज हैं, वो जो रहता है, वो बगैर ये सोच समझे कर। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी देता अल्लाह, एंड देन ही हैज टू फाइंड इट आउट कि मुझे अब रहना यही है, किश्तियां मैं जला के जो है काम करूंगा। जिसको अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की मिलती है वो जरूर जाए, इसलिए कि उसको ये पता चले कि दुनिया में बाहर हो क्या रहा है। और बाहर से आने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो पाकिस्तान को इतना डिग्रेड ना करें। क्योंकि मेरा इत्तेफाक अगर इंग्लैंड का है सपोज, तो सर इंग्लैंड में अगर मैं एनएचएस की बात करूं, जो गवर्नमेंट उनका है, नेशनल हेल्थ जो उनका सर्विस जो होता है सिस्टम, उसमें अगर आप आई के डॉक्टर को या आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने की डेट्स है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते थे, मैं उनको आपको लैपटॉप पे देखते कि उसको भेजा तो कि काम से था, मैंने कहा अब आपको लग तो नहीं रहा, कह नहीं अब तो ठीक हो गया। तो मैंने कहा चले इट्स अ गुड डे आउट फॉर यू, इट वाज लवली सनी ये। तो खैर, तो पाकिस्तान में एक्सेस आसान है, और पाकिस्तान चीप से मेरा भी सस्ता कंपेरेटिव बहुत ज्यादा है बाहर के ममालिक से। ठीक है, हम वो हेल्थ सर्विस, वो हेल्थ सिस्टम नहीं दे सकते मरीज को, इसलिए कि वहां का हर मरीज गवर्नमेंट से इंश्योर्ड है, कवर्ड है। उसको छींक भी आएगी दवा मिल जाएगी। हमारा पेशेंट तो बेचारा टीबी की दवा भी जो है, शुगर की दवा भी जो है, अब मैं अपने फील्ड की बात करूँ, काले पानी की दवा जिसको जिंदगी भर डालनी है, वो भी कहता है कि हम उसको बोलते हैं 2 दफा डाल। आज कल की बात है, एक पेशेंट कहने लगी डॉक्टर साहब वो मैं जो है 1 दफा डालती हूँ, लंबी चल जाती है ना। हम कहाँ से कंपैरिजन कर सकेंगे? तो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हैं, हॉस्पिटल्स हैं लोगों के जो अपना क्लिनिक खोलना चाहें। इस आई इज वेरी एक्सपेंसिव, इनफैक्ट उसकी मशीन्स बहुत महंगी हैं। अपना सिस्टम डालने के लिए आपको बहुत बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। सर कुछ अगर आप फिगर बता दें जस्ट सर एक देखिए, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, जो हम लोग कहते हैं ना कैटरेक्ट सर्जरी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। कैटरेक्ट सर्जरी करने वाली सिर्फ मशीन, अभी मैं लेंस नंबर निकालने की, जी स्टेरिलाइजेशन की, ओटी एनवायरनमेंट की, उस जो हमारा जो बॉयलर होता है उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं वो मशीन। और वो आप उसकी तो बात ही नहीं करें जिस जमीन पे वो क्लिनिक जी खड़ा जी है। जी हाँ जी, जी वो मशीन मैं गलत बता दूंगा यार, मेरे ख्याल से हाँ कोई करोड़ भर से ऊपर की है, 1 करोड़ से ऊपर की सिर्फ वो मशीन है। ठीक सर। और बाकी चीजें मैं भूल जाए। अच्छा, लेंस कितने का? लेंस पाकिस्तान में एक कंपनी नहीं है जो लेंस बना रही है, जी सर। हमें डॉलर्स में खरीदना पड़ रहा है। जी सर, ये बात लोग काश समझें कि ना डेंटिस्ट्री का मटेरियल, कोई भी मेडिकल मटेरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही होता है। जो आपके फैसलाबाद में बनता है ना जी, तो वो मिरर होता है जिससे हम दांत देख लेते हैं बस। उसके अलावा हर अच्छा, एक चीज इंपोर्ट की जाती है, चाहे मेरी फील्ड हो चाहे आपकी फील्ड हो। करेक्ट? और बिल्कुल करेक्ट। सर बिल्कुल। और फिर उस पर टैक्स लगेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ठीक है, एवरीवन इज देयर टू अर्न हलाल मनी। हर आदमी हलाल कमाने बैठा है, ठीक है, लेकिन चीजें इस तरह से महंगी हैं, तो जो अपना सेटअप ना खोल पाए, दे आर डिफरेंट सेटअप्स जो डॉक्टर्स हायर करते हैं, और अच्छे सेटअप्स हैं, ईमानदारी से काम करें। बहुत से लोग ईमानदार डॉक्टर को ही रखना पसंद करते हैं कि ठीक है भाई, उनकी रेपुटेशन है, एक लोगों का भरोसा होता है उस जगह पे। क्योंकि मैंने 3 आपको बता दी जी, मोती है आपको, आप दूसरी तरफ से बोला नहीं भाई इसको चश्मे से काम चल जाएगा, बस आप ब्लैक लिस्ट होगा। हाँ बकौल मेरे वालिद के, भाई आपकी सबसे बड़ी पब्लिसिटी जो होती है ना, वो मरीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वर्ड कह ऑफ देगा मैं माउथ। आपको बाद आ गया। वर्ड ऑफ माउथ। बिल्कुल सर। सर कुछ ऐसे रफ एस्टिमेट अगर कोई अपना सेटअप डालना चाहता हो, तो एक बात तो ये कि वो कितने में डल जाता है, दूसरी बात ये कि इसमें क्लाइंटेल कब तक बन जाती है, कितनी होती है, कुछ इसके ऊपर अगर कमेंट कर अभी सकें। मेरे एक दोस्त ने 3 साल पहले, बड़ी थी अच्छा दोस्त मेरा माशाल्लाह, उसने 3 साल पहले क्लिनिक खोला, अल्लाह उसके बरकत डाले। 3 साल पहले उसकी कोई तकरीबन 5.5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, ये आप जगह समेत बोल रहे हैं? ये सब जगह पे किराए पे भी, ओके। सामान, ठीक, सिर्फ सामान की बात कर रहे हैं हम। मिनिमम सामान के पेशेंट आके मोटी मोटी करा सके, ये मैं आपको पुरानी पर बता रहा हूँ। ये सिर्फ आप उस मशीनरी की बात बता रहे हैं जो उसने रखी है। जी, जो उसने अब जैसे वो जो नहीं थी कंप्यूटर टक 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 करने वाली, वही उसने 45 लाख की ली थी, जो अब शायद वो करोड़ से ऊपर की हो गई है। और ये मैं 3 साल पहले बात कर रहा हूँ। जी 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 3 साल में चीजें बहुत चेंज हो गई, डॉलर्स बढ़ गए। जी। तो ये तो सर उसका ये हो गया रफली। अच्छा, और क्लाइंटेल इसमें होती है, बन जाती है आसानी से, कितना टाइम लगता है?
अब डिपेंड करता है कौन से एरिया में खोलेंगे आप। तो और अगर आप पॉपुलेटेड एरिया में खोल रहे हैं, अपनी फीस कम रख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आ जाते हैं। अगर उसके अतराफ में ज्यादा लोग हैं, फिर अब वो डॉक्टर मशहूर है, पुराना है, तो बाकी सारी एक जिंदगी में हम कहते तो हम कुरान पढ़ रहे हैं, मगर हम शायद उस पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे, हम भरोसा पे कर तो यकीन कर लें कि रिज्क अल्लाह की तरफ से। मुझे होता है कि भाई आप डॉक्टर साहब आके बैठेंगे तो अब मेरे पेशेंट कम हो जाएंगे, और फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, बिल्कुल ठीक सर, तो वो बच जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। मगर सर जो यानी कि जो जॉब्स मिलती हैं मार्केट में वो फाइन पेइंग होती हैं। ठीक है, मतलब ये है कि स्टार्ट में कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे। आप काम करें और वक्त के साथ साथ इंसान सीखता रहता है। आप यकीन करें, आज भी मैं एक मरीज देखा मैंने, तो मैंने अपने उस्ताद को फोन किया, ये आज की बात है, मैंने कहा सर वो ये पेशेंट है, मैंने इस तरह देखना है, इसमें मैं ये काम करूं कि ये करूं। बिल्कुल बिल्कुल तो लर्निंग हमेशा चलेगी। बिल्कुल। और मेरे उस्ताद जिनको ने फोन किया, वो अक्सर कहते हैं कि बेटा जो शागिर्द है ना, वो उस्ताद से आगे जाता है। और मैं आपको रिवर्स में बताता हूँ, मैंने मेरा जो जूनियर है, मैंने उससे पूछा यार तुम बताओ इसमें क्या करना चाहिए, नई रिसर्च क्या कहती, कहने लगा कि नहीं सर इसमें ये होता है, ये होता है। तो द वर्ल्ड इज ओपन टू लर्न एंड टू कहना चाहिए कि गेट समथिंग अराउंड यू। जूनियर्स भी हमें सिखाते हैं, आप भी माशाल्लाह सीनियर आदमी है, आपको बताते हैं, जूनियर्स हमें बताते हैं, स्टूडेंट्स में नई चीजें लेके आते हैं। बिल्कुल सर। अब तो बहुत से बच्चे जो हैं वो गूगल पे सवाल पहले ढूंढ लेते हैं, फिर वो देखते हैं इसको आते हैं कि नहीं आती। तो ऑलवेज कहना चाहिए कि डोंट शाई टू से आई डोंट नो। वंडरफुल, एब्सोल्युटली। तो बस वो सीखता रहे इंसान, तो चीजें बढ़ती रहती हैं। सही। सर इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपका कैसा है? और तो और जो हर आंखों का डॉक्टर होता है वो आंखों की सर्जरी भी कर सकता है या जी। इसमें कोई ग्रेडेशन होती है? और वर्क लाइफ बैलेंस और इस हवाले से अर्ज कीजिएगा। नहीं, 80-90% जो आई के डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जरी करते हैं। उसमें बहुत से डॉक्टर्स होते हैं कि जो स्ट्रेस लेना नहीं चाहते। सर्जरी इज अ गेम ऑफ स्ट्रेस। एब्सोल्युटली सर। मैं अपनी बेगम से कहता हूँ ना, मुझे हार्ट अटैक हुआ तो ऑपरेशन टेबल पे ही होगा, हम्म, ऐसा आदमी डर रहा होता है। इतना सेंसिटिव है। बिल्कुल। तो और आपका दांत है भी सर। जी सर। मैंने अपना दांत निकालना था, तो मैंने दोस्त से जानने वाले हैं, वो दांत निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा निकल गया, अब उनके पसीने छूट रहे हैं। वो पता चला था आधा टूट गया था, आधा रह गया। अब वो कहने लगा यार अब ये काम लंबा हो गया, तो उसको स्ट्रेस था। मैंने कहा नहीं मुझे तो फील ही नहीं हो रहा, सुन के नहीं तुम बैठ। तो जो अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है वो स्ट्रेस भी फील करता है। तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली इस सर्जिकल फील्ड में आता है। वर्क लाइफ बैलेंस है जितनी स्टार्ट में जैसे आपने एफसीपीएस किया। अच्छा, एक और चीज भी है, हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन करने के बाद मार्केट में बहुत काम करने के लिए हमें वक्त गुजारना पड़ता है। जस्ट पासिंग एफसीपीएस डोंट थिंक कि हमें सारा काम आ गया। इसके बाद भी 8-8 साल 6-6 साल लगते हैं। उसमें एक इनिशियल जर्नी होती है जिसमें आपको अपनी रातें खराब करनी पड़ती हैं। उसके बाद अपनी लस्ट है, अब मुझे जनाब फॉर्च्यूनर रखनी है या सिविल रखनी है या मुझे कल्टस रखनी है, भी अपनी मर्जी है। ठीक है। तो मुझे, और यस इमरजेंसीज कंपैरेटिवली आई में कम होती कंपैरेटिवली, लेकिन यस इमरजेंसीज होती। बिल्कुल ठीक। सर इसी हवाले से अर्ज कीजिएगा, जैसे हम अक्सर कहते हैं अगर किसी का दांत टूट के गिर जाए तो फिर वो दूध में या वो जो है वो रनिंग वाटर में लेके अगर दांत डेंटल क्लिनिक आ जाए तो री इम्प्लांट हो सकता है। इसी तरह की कोई गाइडलाइंस आपके केस में कि ट्रॉमा अगर हो जाए तो किस तरह अस्पताल पहुंचा जाए या किस तरह उसकी हिफाजत की जाए? इस पे सर आपने बड़ी जबरदस्त बात करी, तो आगे मैंने भी सोची नहीं थी, लेकिन इसमें केमिकल इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। केमिकल इंजरीज में घरों में खवातीन ऑयल डालते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए केमिकल जाते हुए, मैकेनिक्स काम करते रहे वो ऑयल गिर गया, कहीं भी किसी भी किस्म की केमिकल इंजरी हो, फौरन उस वक्त तो नलके का पानी भी मिल जाए ना, तो 1.5 लीटर पानी से आई वॉश करना। अगर 1.5 लीटर का कोई पैमाना नहीं है तो 20 मिनट तक आई वॉश कर दें। आई वॉश करके इमीडिएटली आई डॉक्टर के पास चले। ये वो मैन्यूवर होगा जैसे आपने दांत दूध में या धुलवा के रख लिया। बाकी ट्रॉमा में जैसी हो फौरन उसको क्लोज कर दें और फौरन आप आई डॉक्टर के पास जाएं। चीजों को निकालने की अपने हाथ से कोशिश ना करें, क्योंकि वो डैमेज खतरनाक होता है। बचपन में जो है कभी आंख पे चोट लग जाती तो अम्मी फूंक मार देती घर, करना चाहिए नहीं? उस वक्त तो आप आंख बंद कर दें, क्योंकि अभी इस समय कुछ नहीं पता कि इंजरी किस लेवल की है। वो तो एक सिंपली हॉट फर्मेंटेशन है, जिसे हम कहते हैं कभी पेन हो हॉट फर्मेंटेशन कर दीजिए, तो वहां पर पेन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। क्योंकि कहीं खून निकल रहा है तो ठंडक देनी है, दर्द आ रहा है तो गर्मी देनी है। तो ये उसके लिए होता है कि शायद चलो पेन ठीक हो जाए। लेकिन पुराने जमाने के लोगों की बातों में कोई ना कोई हिकमत वाले करती थी। बिल्कुल। सर क्या मशवरा देंगे उन बच्चे के लिए, एक जो कि सोच रहा है डॉक्टर बनने का और जो इसमें डॉक्टर बन रहा है और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की तरफ
अगर कोई अपना व्यू रखता है तो आपके क्या कमेंट्स होंगे? मतलब क्या आप ये एमबीबीएस की जर्नी सिंस मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद कि अगर हम बहुत पहले से किसी को बता दें तो अगर वो आए तो वो प्रिपेयर होके आए ताकि वो चैलेंजेस के लिए रेडी हो। ये अक्सर बात जो है वो शायद लोगों को नहीं पता होती या शायद हमारी जनरेशन को नहीं पता होती कि दिस जर्नी वुड बी वेरी, वेरी लॉन्ग, वेरी, वेरी लॉन्ग। ये शायद मैं ये वाला एस्पेक्ट मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ये इवैल्यूएट करना चाहिए था कि क्या मैंने इतने साल इन्वेस्ट करना है इसमें कि नहीं करना है। इस एस्पेक्ट से सर इफ यू वांट टू से समथिंग एंड देन वी क्लोज इट। सर असल में हमारे ज़माने में तो ऑप्शंस कम थे, अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के पास। ऑप्शन से मुराद आप विद इन मेडिसिन की बात कर रहे हैं या बियॉन्ड नहीं मेडिसिन? सर, क्या था मैं 94, 93 का मैट्रिक है मेरा, 96, 7 का इंटर है। उस वक्त क्या-क्या फील्ड्स थी? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बन जाएँगे और क्या बनेंगे? ठीक है, कुछ नहीं। अब तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। ठीक। तो ठीक है, येस, आप आएँ सबसे पहले तो अल्लाह से मदद माँगें कि भाई अल्लाह मेरी मदद कर। सबसे पहली बीइंग मुस्लिम। दूसरी बात बेटा, भाई रिज़ल्ट आपके इख्तियार में नहीं है। अब वो एक हमारे शेखुल हदीस कहा करते थे कि अगर एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह मुझसे कहे कि आसमान पे जब मैं भागता हुआ जाऊंगा और ऊंचे पहाड़ पे खड़ा होकर हाथ ऊपर कर दूंगा, अल्लाह यहाँ तक आना मेरे अख्तियार में था, ऊपर खींचना तेरे अख्तियार। तो जो आपको एफर्ट मिले, आप रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो कभी मेहनत पे डिपेंडेंट होता नहीं, वरना हमारे गुनाहों को तो हम पूरा दिन ना गुजार सकें। तो जितनी एफर्ट करें, डोंट थिंक फेल हो गया तो जिंदगी खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा हम कितने फेल हुए तो आप मेरी बात ही नहीं सुने। तीसरी बात, अच्छा, डॉक्टर के लिए फेल होना जो है ना वो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट होता है। बिल ओहो मतलब द बिगिनिंग ऑफ कहते हैं न्यू एरा। हाँ जी, बिल्कुल सर। नहीं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा वाकई ट्राई अटेम्प्ट होता है, सो दैट वी नो कि व्हाट्स गोना कम इन एग्जाम। और ये होते हैं, बहुत से लोग फेल होते हैं और कहते हैं ना वो हमारे में ये यूजुअल बात है। वो बेइज्जती हाँ जी, भी नहीं हाँ, होती। जी, जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, चलो आज खाने पे चलना है। हाँ, बस ये उसमें बेसिकली आप ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आप किस एस्पेक्ट पे फेल है, उसको पॉलिश करके नेक्स्ट में अपेयर होना होता है। भाई बड़ी कॉमन बात मैं अपने बच्चों को, बेटी को भी कहता हूँ कि भाई बाबर आजम एक जमाने में नंबर 1 प्लेयर, अभी भी आईसीसी ने दिया कि बाबर आजम का कोच नहीं है हम्म, कि बाबर आजम आउट नहीं होगा। बहुत अच्छा आदमी भी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी हो सकता है उस दिन वो सवाल क्लिक ना करे। तो ये सोचना कि मैं 4 साल में ही पास वो नहीं कर सका तो मैं तो गया। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मैं हम दोनों साथ पढ़ रहे हैं, मैं खराब स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पढ़ा, मैं पास कर जाऊंगा, आप रह जाएंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो कभी भी इसको इंसान देखिए, इंसान की नेचर है, वो जरूर उसको दिल को लगेगी। लेकिन कहते हैं गिरना बुरा नहीं होता है, गिरे रहना बुरा होता है। आप बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करेगा दोबारा आ जाए। और शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट मत सोचें कि मैं ये कर लूं। मेरे नाना कहा करते थे, मैंने तो कभी सुना नहीं, अम्मी बताती हैं कि आसमान का निशाना लो, दरख्त पे तो लगेगा। वाह वाह, हम दरख्त का निशाना ले रहे हैं तो कहाँ लगेगा? अपने आप को। हाँ, ये बहुत सारी चीजें आप पजल की तरह से जो गैदर करें तो इन चीजों से पढ़ के आदमी आगे चल सकता है। उसके अलावा खास बात ये होती है कि आजकल मुझे क्या लगा, मैंने किसी बच्चे को कुछ बोला जूनियर को, तो उसने कहा सर डोंट जज मी। जो लफ्ज आ गया ना जज मी, मैंने कहा बेटा व्हाट इज दैट जजमिंग मी? नहीं मतलब मुझे ये नहीं आता तो मैं क्या जाहिल हूं? मैंने कहा बेटा मुझे आज भी मेरे उस्ताद बोल रहे होते हैं सर्जरी करते कभी देख ले बेटा, तुमने ये चीज नहीं, इसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। हमारी फील्ड में हर 4 दिन बाद, हर 10 दिन बाद एक नई चीज आती है, हम लोग ऑब्सोलीट हो गए। तो अगर तो आपका सीनियर आपको, और वो सीनियर जो डांट रहा है ना काम पे, समझे आप वही सीनियर है जो आपसे ऑनेस्ट है। बाकी सर कंसल्टेंट्स को ईमानदारी बात है, वो पैसे कमाने और घर जाने के अलावा वो कहते हैं मैं क्यों सिखाऊं आपको? तो जो सिखा रहा है उस बेचारे की बातें सुन लो, वो अपने बच्चों की तरह समझ के सिखा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें इनमें रहते हुए करना, और यू विल एंजॉय इट, मजा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी लाइफ सर इसी की सर इसको लोग इवैल्यूएट इस तरह से करते हैं। मैं एक सवाल बस पूछना चाहूँ कि सिंस आपने बताया कि 5 साल का एमबीबीएस है, फिर 1 साल की हाउस जॉब है, फिर 1-2 साल लगेंगे आपको एग्ज़ाम्स पास करके, फिर उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग है, फिर 1-2 साल उस फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इट्स अ क्वाइट लॉन्ग जर्नी। इस लॉन्ग जर्नी के दौरान बंदे का अर्निंग मॉडल क्या होता है? क्या वो एब्सोल्यूटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है? वो कब तक अपने आप को कुछ सस्टेन करने की पोज़ीशन में आ जाता है? आई थिंक दिस इज़ वन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वन शुड इवैल्यूएट वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर दिस जर्नी और नॉट। काफी हद तक पेरेंट्स डिपेंडेंट होता है, काफी हद तक। पाकिस्तान में और बाहर में जो फर्क है वो यही है कि बाहर यूएस की बात ले लें तो रेजिडेंसी में ही उसको इतने अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं कि यहाँ पे कंसल्टेंट्स को भी नहीं मिलते। वो फौरन 6-8 महीने में अपना घर वर लेके मैंशन लेके रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आई थिंक अभी भी एक डॉक्टर जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा है, रफली मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, 1 साल का 20 लाख रुपए दे रहा है।
रफली 22 भी है, 20 भी है, 18 भी है। 5 साल का वो 1 करोड़ दे के जब निकलता है तो उसको हाउस जॉब के बाद जब रेजिडेंसी मिलती है, हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब कर लिया, अब उसने स्पेशलाइजेशन का पार्ट 1 कर लिया, ये पार्ट 2 है, इसके दरमियान का 4 साल का। इस पार्ट 1 के बाद जब वो आता है तो उसको 65-70,000 तक मिल रहे होते हैं। ये बहुत रेयर है सर, हाँ, आप जो कह रहे हैं, मगर चलिए। ये प्राइवेट कॉलेज में मैं जैसे मैं जी जी। जहाँ पे हूँ वहां पे जो रेजिडेंट काम कर रहा है R1 उसको 60 आपका इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये मैं बार बार लोगों को बता दूं। तो बस वो उस जगह पे मिल रही सर। हाँ, उसको सारे पैसे अच्छे नहीं हर जगह नहीं मिलेंगे इतने पैसे। और ये भी बता दीजिए सर कि मेरे ख्याल से इस शहर में 2000 डॉक्टर बनता है तो आपके पास 2 सीटें हैं शायद। जी 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 जी, वो तो सर यही होगा। वो उसके बाद सीट के बाद फिर जो उसकी फेलोशिप पास करने के बाद आप एक सीट के लिए 8-8 मैं फेलोशिप्स कह रहा हूँ, ये MBBS वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हमारे, वो फेलोशिप कर लेंगे, लेकिन कम है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह खपत हो जाती है। तो पैसे बहुत एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं मिलते टिल यू बिकम कंसल्टेंट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेवेन्यू होता है। तो अम्मी अब्बू से लड़ के जिंदगी नहीं गुजारिएगा, क्योंकि आपको उन्हीं के घर में रहना है। सर बहुत मेहरबानी, बहुत सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर आप पे शुक्रिया।